वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। एपिसोड की शुरुआत में थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं। एक जगह जिसका नाम ज़्यू-लू है। कहते हैं कि इस जगह पर बहुत सारे कबीले हैं, लेकिन उन दो कबीलों में सबसे ज्यादा ताकतवर सिर्फ दो ही कबीले हैं, एक डीमन क्लैन और एक ह्यूमन क्लैन। पिछले 100 सालों से इन दोनों के दरमियान एक जंग जारी है। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। फिर अचानक इंसानों ने एक समझौता रखने की बात की और एक शांति प्रस्ताव रखा। डीमन क्वीन, जिसका नाम इजाबेला है, उसने इस समझौते पर साइन करने के लिए हाँ कर दी। लेकिन उसी वक्त दिखाते हैं अर्थ यानी कि पृथ्वी पर एक शहर में एक लड़का जो कि हमारा हीरो होने वाला है, वो बैठा कंप्यूटर पर गेम्स खेल रहा होता है। साथ ही उसने कानों में हेडफोन्स लगाए होते हैं और बाकी के प्लेयर्स के साथ भी कनेक्टेड होता है। वो सारे प्लेयर्स कहते हैं ये तो गेम खेलने में बहुत ज्यादा अच्छा है। हालांकि ये गेम को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेता, लेकिन फिर भी ये गेम प्लेयर की रैंकिंग में नंबर 1 पर है। और यहीं पर हमारा हीरो अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। वो कहता है कि मेरा नाम जियांग जी है और मेरे पेरेंट्स इस शहर में नहीं रहते, बल्कि वो दूसरे कंट्री में काम करते हैं। इस शहर में मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है और अब जब के समर वेकेशंस हैं, तो मैं सारा दिन घर पे बैठकर बस गेम्स ही खेलता रहता हूँ। फिर जियांग बिस्तर पर लेट जाता है और कहता है, मुझे तो लगा था कि मेरा सारे का सारा समर ऐसे ही बेकार गुजरने वाला है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे किसी और दुनिया को बचाने के लिए हीरो के तौर पर जाना पड़ेगा। जियांग के गले में एक रिंग होती है जो कि चमकती है। उसके बाद वो दूसरी दुनिया में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे जियांग की आंख खुलती है, वो ऊपर छत की तरफ देखता है और कहता है, मेरे घर की सीलिंग ऐसी तो नहीं थी, मैं किस जगह पर आ गया हूँ। जैसे उसकी आंख खुलती है, उसके सामने डीमन क्वीन खड़ी होती है। जियांग उसे देखकर डर जाता है और उसे कहता है, तुम कौन हो और मेरे रूम में क्या कर रही हो। डीमन क्वीन उसे कहती है, तुम तो बहुत बड़े उल्लू हो, ये तुम्हारा रूम नहीं है, जरा गौर से देखो। अपने इर्द गिर्द देखकर जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या मैं बहुत ज्यादा वीडियो गेम्स खेलने की वजह से पागल हो गया हूँ, जो मुझे ऐसी सारी चीजें दिखाई देने लग गई हैं। फिर वो अपने चेहरे पर थप्पड़ मारता है और कहता है, नहीं, ये कोई वीडियो गेम या फिर कोई पागलपन का दौरा नहीं है, ये सब कुछ तो बहुत ज्यादा असली लग रहा है। वहीं पर सामने एक बूढ़ी जादूगरनी होती है, उसके साथ कुछ और डीमंस भी होते हैं जो कि डीमन क्वीन के साथी हैं। जियांग कहता है, इन सब के कपड़े तो देखो, मुझे लगता है शायद मैं किसी और यूनिवर्स में आ गया हूँ। डीमन क्वीन उस बूढ़ी जादूगरनी से कहती है, क्या आपको वाकई में लगता है कि भविष्यवाणी के मुताबिक यही वो लड़का है जिसे हमने यहाँ पर बुलाना था। बूढ़ी जादूगरनी डीमन क्वीन से कहती है, उस पुरानी भविष्यवाणी के मुताबिक जिस भी लड़के के पास वो जादुई रिंग होगी जैसी कि क्वीन के पास है, वही लड़का हमें बचाने के लिए यहाँ पर आएगा। जियांग उनसे कहता है कि तुम लोग किस मैजिक रिंग की बात कर रहे हो, कहीं तुम इस रिंग की बात तो नहीं कर रहे जो मैंने अपने गले में पहनी हुई है। डीमन क्वीन उसे कहती है, हाँ बिल्कुल, हम लोग इसी मैजिक रिंग की बात कर रहे हैं। उसी वक्त डीमन क्वीन उसे अपने हाथ में दिखाती है। उसने अपनी उंगली में वो मैजिक रिंग पहनी होती है। उन दोनों की रिंग सेम होती है। डीमन क्वीन आगे बढ़ती है और जियांग को गले से पकड़कर कहती है, अगर तुम ही वो भविष्यवाणी वाले हीरो हो तो तुम्हारे अंदर से मुझे मैजिक की स्मेल क्यों नहीं आ रही। तुम्हारे पास तो जरा बराबर भी मैजिक नहीं है और इसके अलावा तुम ना तो कोई डीमन हो, तुम तो एक इंसान हो। जियांग उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी भी बात की समझ नहीं आ रही, ये वाली रिंग तो मैंने गली में एक ठेले वाले से खरीदी थी। डीमन क्वीन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और उसे कहती है, क्या तुमने इस रिंग को खरीदा था। फिर वह जादूगरनी से कहती है, कहीं हमारे समनिंग स्पेल के साथ कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, हमने किसी गलत बंदे को बुला लिया है। डीमन क्वीन कहती है कि मैंने अपनी सारी एनर्जी जाया कर दी, वो भी सिर्फ इस इंसानी कचरे को बुलाने के लिए। बूढ़ी जादूगरनी डीमन क्वीन से कहती है, नहीं, हमारा जादू बिल्कुल ठीक था, हमने सही बंदे को बुलाया है, यही हमारे डीमन क्लैन को इंसानों से बचाएगा। जियांग उनसे कहता है, क्या तुम लोग मुझे भी समझाने की कोशिश करोगे यहाँ पर क्या हो रहा है और आखिर तुम लोग हो कौन। डीमन क्वीन जियांग से कहती है, इंसानी कचरे, जरा गौर से मेरी बात सुनो। तुम इस वक्त डीमन क्लैन में हो और मैं डीमन क्वीन हूँ। मेरा नाम इजाबेला ओसा है। आज के दिन इंसानों और डीमंस के दरमियान पीस वाले मुआहदे पर साइन होने थे, लेकिन हमारी हाई कमांडर जो कि एक डीमन है, उसने इंसानों के साथ मिलकर हमें धोखा दिया। उसने मेरी बॉडी से मेरी मैजिक का एक बहुत बड़ा हिस्सा चोरी कर लिया है, पता नहीं किस मकसद के लिए, लेकिन ये बात तो साफ जाहिर है, वो इंसानों के साथ मिल चुकी है। मेरे 4 लोगों ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी और इस वक्त डीमन क्लैन बहुत ज्यादा मुश्किल में है। इंसान हम पर हावी हो चुके हैं, बहुत जल्दी वो महल में घुस आएंगे। मेरे पास अब ज्यादा सिपाही नहीं बचे जो मेरी हिफाजत कर सके, इसी वजह से हमें तुम्हें यहाँ पर बुलाना पड़ा है। जियांग उसकी बात सुनकर अपनी ही दुनिया में खो जाता है और कहता है, मुझे लगता है शायद मुझे किसी दूसरी दुनिया में बुलाया गया है ताकि मैं एक हारती हुई हीरो की मदद कर सकूं। और अगर मैं बिल्कुल ठीक सोच रहा हूँ तो इसका मतलब मैं इस दुनिया का सेवियर हूँ, यानी कि मैं एक हीरो हूँ। और ये भी पॉसिबल है कि इस दुनिया को बचाने के बाद डीमन क्वीन के साथ मैं रोमांस कर सकूं। फिर जियांग डीमन क्वीन से कहता है, मुझे लगता है शायद तुम्हें जाकर कहीं पहाड़ों में छुप जाना चाहिए। डीमन क्वीन जियांग से कहती है, क्या तुम्हें लगता है वो इंसान मुझे ऐसे कहीं जाकर छुपने देंगे। वो लोग हमारा पीछा करते हुए महल तक पहुंच आए हैं, इसीलिए हम लोग अब पूरी तरह गिर चुके हैं। इस डीमन कासल के बाहर पूरी तरह से इंसानों ने कब्जा किया हुआ है। क्वीन के साथी जियांग से कहते हैं,
हमने एक दूसरी दुनिया के हीरो को इसीलिए बुलाया था ताकि वो क्वीन को बचा सके, लेकिन हमें क्या पता था कि वो एक इंसानी कचरा है जिसके पास जरा भी मैजिक नहीं। उसी वक्त क्वीन को अजीब सा महसूस होना शुरू हो जाता है। क्वीन कहती है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी पावर खत्म हो रही है। और इसी के साथ क्वीन एक जोरदार चीख मारती है और उसकी सारी की सारी एनर्जी उसकी बॉडी से निकल जाती है और क्वीन की बॉडी ट्रांसफॉर्म होकर एक इंसान की बॉडी बन जाती है। बूढ़ी जादूगरनी और जियांग सब लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। डीमन क्वीन जब इंसानी बॉडी में आती है तो उसके कपड़े नहीं होते। जियांग के नाक से खून बहना शुरू हो जाता है और कहता है, ये अभी बहुत छोटे हैं लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा क्यूट हैं। डीमन क्वीन अपनी बॉडी की तरफ देखती है और कहती है, आखिर मेरे साथ हुआ क्या, मेरी बॉडी इंसानी बॉडी में कैसे तब्दील हो गई। बूढ़ी जादूगरनी उसे कहती है, मुझे लगता है शायद इस हीरो को बुलाने के चक्कर में तुम्हारी सारी की सारी एनर्जी चली गई। डीमन क्वीन परेशान हो जाती है और बूढ़ी जादूगरनी से कहती है, अब मैं अपने लोगों के सामने कैसे जाऊंगी जबकि मैं एक डीमन नहीं रही। डीमन क्वीन की साथी लड़कियां कहती हैं, डीमन क्वीन के साथ ये सब कुछ इस इंसानी कचरे की वजह से हुआ है, चलो आओ इसको सबक सिखाते हैं। जियांग दूर खड़ा होता है और बहुत ज्यादा डर जाता है। वो चिल्लाकर उनसे कहता है, तुम लोग मेरे ऊपर सारा इल्जाम कैसे डाल सकती हो, मैं कौन सा अपनी मर्जी से यहाँ पर आया हूँ। उसी वक्त महल का दरवाजा खुलता है। कुछ डीमन सोल्जर जख्मी हालत में अंदर आते हैं और क्वीन से कहते हैं कि इंसानी सोल्जर यहाँ तक पहुँच चुके हैं, वो अंदर आने वाले हैं, आपको यहाँ से जल्दी से बाहर जाना होगा। डीमन क्वीन उनकी बात सुनकर जल्दी से जियांग के कपड़े उसे छीन लेती है और उसके कपड़े पहन लेती है और उनसे कहती है, इंसानी सोल्जर तो बड़ी जल्दी से अंदर आ गए, हमें जल्दी से उनका मुकाबला करना होगा। डीमन क्वीन की साथी लड़कियां उसे कहती हैं, हम आपकी हिफाजत करेंगे, आपको यहाँ से जाना होगा। बूढ़ी जादूगरनी आगे बढ़ती है और डीमन क्वीन से कहती है, अब जबकि आपके पास भी इंसानी बॉडी है तो आपके लिए यहाँ से भागना आसान हो जाएगा, लेकिन कभी भी इंसानों को अपने बारे में पता न चलने देना कि आप एक डीमन क्वीन है। मैं यहीं पर रुकूंगी और उन इंसानों को यहीं पर रोक कर रखूंगी ताकि आप लोग यहाँ से भाग सके। क्वीन उसे कहती है, मैं अपने लोगों को यहाँ पर मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकती, तुम सब लोग मेरे साथ चलोगे। उसी वक्त वो बूढ़ी जादूगरनी अपनी छड़ी को घुमाती है और अपने मैजिक को एक्टिवेट करती है और उन सब के इर्द गिर्द एक बड़ा सा मैजिकल रिंग बनाती है। वो जादूगरनी उन्हें महल के बाहर ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रही होती है, जबकि जियांग वहाँ से भागना शुरू कर देता है और कहता है, जैसे ही इंसान यहाँ पर आएंगे तो मैं उनसे मदद के लिए कहूँगा। डीमन क्वीन की साथी लड़कियाँ कहती है, इस इंसानी कचरे को यहाँ से भागने मत दो, जल्दी से इसे भी पकड़ कर लाओ। जियांग चिल्लाकर उनसे कहता है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। वो लोग उसे पकड़कर भी अपने साथ ले जाते हैं। बूढ़ी जादूगरनी उनसे कहती है, मैं डीमन किंग्स की 5 जनरेशन तक उनको सर्व करती रही हूँ, आज मुझे आखिरी मौका दें कि मैं अपनी क्वीन को बचा सकूं। और साथ ही वो अपने मैजिक से उनको ट्रांसपोर्ट कर देती है। उसी वक्त महल का दरवाजा तोड़कर इंसानी सोल्जर भी अंदर दाखिल हो जाते हैं। इंसानों की आर्मी को लीड करने वाले शख्स का नाम होता है टोरस एंगस, जो कि रीजेंट है। रीजेंट यानी कि किंग की जगह पर किंग का काम कर रहे हैं, क्योंकि किंग अभी छोटे हैं। किंग की उम्र कम होने की वजह से रीजेंट उसकी जगह पर सारे फैसले करते हैं। रीजेंट जादूगरनी से पूछते हैं, डीमन क्वीन कहाँ पर है। बूढ़ी जादूगरनी आगे से मुस्कुराना शुरू कर देती है। उसी वक्त डीमन क्वीन के महल के बाहर दिखाते हैं कि वो लोग वहाँ पर ट्रांसफर होते हैं, जो कि महल से ज्यादा दूर नहीं होता। क्वीन के साथी कहते हैं कि हम लोग अपने महल से ज्यादा दूर नहीं, वो देखो सामने हमारा महल है। इंसानी सोल्जर यहाँ आसपास ही होंगे, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। क्वीन के साथी उसे कहते हैं, हमारे पास अपने मरे हुए साथियों पर रोने का वक्त नहीं है। क्वीन उसे कहती है, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि ऐसे वक्त पर रोना शुरू कर दूं, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि अपने सारे सोल्जर्स की मौत का बदला लूंगी। फिर वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसी वक्त एक सोल्जर ऊपर से खड़ा उनको देख रहा होता है। वो बाकी के सोल्जर्स को बताता है। वो सारे सोल्जर्स वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, हमने बाकी के सारे डीमंस को भी ढूंढ लिया। और वो वहीं से तीर चलाते हैं, जो कि डीमन क्वीन की एक साथी को लगता है। जियांग से देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे कहता है, तुम्हारी बॉडी से तो खून निकल रहा है। वो जख्मी लड़की उसे कहती है, इंसानों ने हमें ढूंढ लिया। उसी वक्त उन पर तीरों की बरसात होना शुरू हो जाती है। इंसान उन पर हमला कर देते हैं। डीमन क्वीन के साथ जो लड़कियाँ होती है वो उसे कहती है, आप इस हीरो को लेकर यहाँ से चली जाए, हम लोग इन इंसानों को यहीं पर रोक कर रखते हैं। दूर से इंसानी सोल्जर चीखते चिल्लाते हुए इनकी तरफ आ रहे होते हैं और कहते हैं, कैप्टन ने हमसे कहा है कि एक डीमन के सर के बदले में 20 यूनिट गोल्ड के मिलेंगे, तो देखते हैं कौन कितने से ज्यादा डीमंस के सर लेकर जाता है। वो डीमन लड़की जिसको तीर लगा होता है वो जियांग से कहती है, इंसानी कचरे मेरी बात गौर से सुनो, वैसे तो तुम बिल्कुल बेकार हो, लेकिन हमारी क्वीन की हिफाजत करना। मुझसे वादा करो कि तुम मेरे क्वीन की हिफाजत करोगे, ये मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है तुमसे। और यहीं पर हमारी फर्स्ट ये मेरी तुमसे आखिरी रिक्वेस्ट है। जियांग उससे कहता है, ठीक है मैं उसकी हिफाजत करूंगा। जियांग आगे बढ़ता है और डीमन क्वीन का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, हमें यहाँ से जल्दी से जाना होगा। क्वीन गुस्से के साथ उसे कहती है, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे अपने सोल्जर्स के साथ यहीं पर लड़ना है, मैं इन सब को मरने के लिए यहाँ पर नहीं छोड़ सकती।
जियांग उसे कहता है अगर तुम इनसे लड़ने के लिए रुक गई तो तुम भी मर जाओगी क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी पावर्स नहीं है, जल्दी से मेरे साथ भागो। क्वीन फिर से चिल्लाकर उसे कहती है मैं मरना पसंद करूंगी बजाय इसके कि अपने सोल्जर्स को मरने के लिए जहाँ पर छोड़कर खुद भाग जाऊं। इस बार जियांग चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम्हारी अकल घास चरने के लिए गई है, वो सब लोग तुम्हारे लिए अपनी जान दे रहे हैं, अगर तुम भी जाकर वहाँ मर जाओगी तो उन सब के जान देने का क्या फायदा। अगर तुम जिंदा रहती हो तो तुम इन इंसानों से उनकी मौत का बदला ले सकती हो, लेकिन अगर तुम भी यहाँ पर मरना चाहती हो तो फिर उन सब के सैक्रिफाइसेस का क्या फायदा। जियांग की ये बात सुनकर क्वीन थोड़ी सी शांत हो जाती है और उसके साथ चलने पर राजी हो जाती है। वो रोती हुई आंखों के साथ पीछे की तरफ देखती है तो इंसानी सोल्जर उसके साथियों पर तलवारों के वार कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं इस डीमन का सर मेरा है। वो सोल्जर्स बिल्कुल जंगलियों की तरह लड़ रहे होते हैं। एक सोल्जर दूसरे से कहता है हम लोग इसे वैसे भी तो मारने वाले हैं, क्यों ना इसके साथ पहले थोड़ा सा मजा कर लिया जाए। डीमन क्वीन ये देखकर रोना शुरू कर देती है और फिर जियांग के साथ आगे चल पड़ती है। वो भी थोड़ा से ही आगे जाते हैं तो 3 और सोल्जर्स निकलते हैं और इन दोनों को घेर लेते हैं। उन तीनों में से एक सोल्जर कहता है मुझे ये देखने में इंसान लग रहे हैं लेकिन इनके कपड़े बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं। मुझे लगता है शायद ये डीमन क्लैन वालों के गुलाम हुआ करते थे। दूसरा सोल्जर कहता है क्या हमें इन्हें मार देना चाहिए। ये सुनते ही क्वीन को गुस्सा आता है और वो जियांग से अपना हाथ छुड़ाकर उनको मारने के लिए आगे बढ़ती है। वो एक सोल्जर को पंच मारने ही वाली होती है कि जियांग पीछे से आता है और क्वीन को पकड़ लेता है और हंसते हुए उस सोल्जर से कहता है ये इंसानों को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई है, इसलिए तुम्हें गले लगाने के लिए आगे बढ़ रही थी। वो सोल्जर उनसे कहता है मैंने सुना है कि डीमन ट्राइब वाले इंसानों की मेमोरीज को मिटा देते हैं, उसके बाद वो उनके गुलाम बन जाते हैं और हम इंसानी सोल्जर्स को भी अपना दुश्मन मानने लग जाते हैं। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसी ही बात है तो हम तुम दोनों को भी डीमन आर्मी का हिस्सा मानेंगे और तुम दोनों को भी मार डालेंगे। पता नहीं हमें कैप्टन तुम्हारे सर के बदले में इनाम देंगे भी या नहीं। उनमें से एक सोल्जर आगे बढ़ता है और कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इनकी मेमोरीज मिटा दी गई है या फिर ये डीमंस के गुलाम हुआ करते थे, मुझे तो बस इन्हें मारना है। ये देखकर जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये लोग तो अपने इंसानों को भी मारने पर तुले हुए हैं। जियांग जल्दी से क्वीन के सर पे हाथ रखता है और उसे नीचे की तरफ झुका देता है और उन सोल्जर से कहता है आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, हमारा ब्रेन वॉश नहीं किया गया। असल में ये लड़की जब छोटी सी थी तब डीमंस ने पकड़ कर लाए थे और इसके साथ हमेशा ज्यादती करते रहे हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है और इसकी मेंटल हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं। डीमन क्लैन वालों ने हम दोनों के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की है, इसलिए हमें जाने दे। क्वीन गुस्से के साथ जियांग को कहती है तुमने डीमंस की क्वीन को इंसानों के सामने झुका दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, मैं तुम्हें एक दिन जरूर मार डालूंगी। जियांग उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर कोई डीमन क्वीन नहीं हो, तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं कि तुम मुझसे भी लड़ सको, इसलिए चुपचाप यहाँ पर बैठी रहो ताकि हमारी जान बच सके। अगर तुम जिंदा रहोगी तो इन सब को मार पाओगी। जियांग फिर से हंसते हुए सोल्जर से कहता है आप लोगों ने देखा ना, ये बिल्कुल पागल हो चुकी है, इसे लगता है कि ये क्वीन है। वो सोल्जर उनकी बात नहीं सुनता और कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ कितनी ज्यादती हुई है, मुझे तो बस ये जानने में दिलचस्पी है कि तुम दोनों का सर काट कर वापस ले जाने पर मुझे इनाम मिलेगा या नहीं। दूसरा सोल्जर उससे कहता है लेकिन हम लोग यहाँ पर 3 हैं और ये सिर्फ 2 हैं, इनाम हम लोग आपस में कैसे बांटेंगे। तीसरा सोल्जर उसे कहता है तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि जो भी इन दोनों को पहले मारेगा इनाम सारा उसका होगा। जियांग अभी भी उन सोल्जर से कह रहा होता है प्लीज हमें जाने दे। वो सोल्जर आगे बढ़ता है और अपनी तलवार का वार करने वाला होता है। उसी वक्त घोड़े पर एक और सोल्जर आता है जो कि दूसरी यूनिट से होता है। वो उनसे कहता है वहीं पर रुक जाओ। वो सोल्जर उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अगर इसने हमें यहाँ पर देख लिया तो हम लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो सोल्जर उनके करीब आता है वो कहते हैं ये तो हमारी स्क्वाड का नहीं है, ये तो किसी दूसरी यूनिट से है। उस सोल्जर ने व्हाइट रंग की ड्रेस पहनी होती है, यानी वो व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड से होता है, जबकि दूसरे लोग रेड ड्रैगन यूनिट से होते हैं। वो सारे सोल्जर उससे कहते हैं हम लोग यहाँ पर इन डीमंस को मारने के लिए आए हैं, जबकि तुम लोग व्हाइट ड्रैगन यूनिट वाले हमारी मदद के लिए आए हो, इसलिए इस सब से दूर रहो। वो घोड़े वाला सोल्जर व्हाइट ड्रैगन यूनिट का कैप्टन होता है। वो उन सोल्जर से कहता है मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली है, जो भी अभी तुमने कहा, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ और अपने लीडर को जाकर ढूंढो। मैं तुम्हारे लीडर को इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। सोल्जर उसे कहता है लेकिन तुम तो व्हाइट ड्रैगन यूनिट से हो और तुम्हारे पास इतनी ज्यादा अथॉरिटी नहीं है। कैप्टन उसे कहता है लेकिन मैं अपनी यूनिट का कैप्टन हूँ, इसका मतलब तुम्हारे जैसे सोल्जर्स को मेरी बात मानना होगी, इसलिए जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। वो सोल्जर बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। वो तीनों सोल्जर वहाँ से भाग जाते हैं। जियांग कहता है छोटे सोल्जर तो यहाँ से चले गए लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग कैप्टन यहाँ पर रह गया, ये तो उससे भी ज्यादा बुरा है। कैप्टन अपने घोड़े से नीचे उतर आता है और आते ही उनसे कहता है मेरा नाम सोफी सास है और मैं व्हाइट ड्रैगन यूनिट का कैप्टन हूँ। सोफी सास उनसे पूछता है
तुम दोनों को डीमन क्लैन वालों ने कब पकड़कर अपना गुलाम बनाया था? जियांग उसे हंसते हुए कहता है, कैप्टन आपने तो टाइम पर आकर हमारी जान बचा ली। अगर आप थोड़ा सा लेट हो जाते तो वो सोल्जर हमें मार देते। कैप्टन अपनी तलवार उसके सामने करता है और उसे कहता है, मैंने तुमसे जो पूछा है उसका जवाब दो। जियांग बहुत ज्यादा डर जाता है। क्वीन चिल्लाकर सोफी सास से कहती है, अगर तुम हमें मारना चाहती हो तो यहीं पर मार डालो। इस तरह बार बार आकर डराने धमकाने की क्या जरूरत है? जबकि जियांग उसकी बात सुनकर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, ये अपना मुंह थोड़ी देर के लिए बंद क्यों नहीं रख सकती? जियांग सोफी सास से कहता है, मुझे लगता है कि शायद मैं 5-6 साल का था जब इन्होंने मुझे पकड़ा था। सोफी सास जियांग से पूछता है, डीमन ट्राइब में वो तुमसे कौन सा काम करवाते थे? जियांग कहता है, मैंने तो अपनी सारी जिंदगी में सिर्फ गेम्स खेलने के अलावा और कोई काम ही नहीं किया। अब मैं इसे क्या बताऊं? जियांग उसे कहता है, डीमन क्लैन में मैं उनका खाना पकाने में मदद किया करता था और ये लड़की मेरी बीवी है और इसको भी डीमन ट्राइब वालों ने गुलाम के तौर पर पकड़ा था। सोफी सास उसे कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हारे कपड़े कहाँ पर हैं? तुम नंगे क्यों घूम रहे हो? उसकी बात सुनकर जियांग घबरा जाता है और कहता है, अब मैं क्या कहूँ कि इस क्वीन ने मेरे कपड़े छीन लिए। अब मैं ये तो उससे नहीं कह सकता। उसी वक्त कैप्टन आगे बढ़ता है और अपना रोब उतारकर उसको पहना देता है और साथ ही जियांग से कहता है, मुझे लगता है शायद उन डीमंस ने तुम्हारे कपड़े छीन लिए होंगे जब तुमने वहाँ से भागने की कोशिश की होगी। जियांग शर्माते हुए कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है और बहुत ही अच्छा है। सोफी सास उन दोनों से कहता है, तुम लोगों ने बहुत देर तक गुलामी सह ली, अब मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। क्वीन कहती है, कौन से घर? तुम मुझे कहाँ पर लेकर जाना चाहते हो? जियांग उसके मुंह पर हाथ रख लेता है और उसे कहता है, क्या थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? उसी वक्त एक और सोल्जर आता है और कैप्टन से कहता है, रेड और ब्लैक ड्रैगन यूनिट्स दोनों वापस जा रही है, हमें भी बताएं हमें क्या करना है। सोफी सास से कहता है, तो इसका मतलब हम लेट हो गए। उसके पीछे क्वीन जियांग के बाजू पर बाइट करती है और उसे कहती है, दोबारा तुमने ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सबसे पहले मार दूंगी। जियांग उसे कहता है, मैं ये सब कुछ तुम्हारी जान बचाने के लिए कर रहा हूँ, हमें इनकी बात मानना होगी ताकि तुम्हें जिंदा रखा जा सके और प्लीज तुम इनके सामने अपनी आइडेंटिटी को जाहिर मत होने दो। क्वीन उसे कहती है, मैं इसके साथ इंसानों के ट्राइब में नहीं जाने वाली। अगर मैं वहाँ पर चली गई तो ये लोग मुझे कभी वापस नहीं आने देंगे। जियांग उसे कहता है, अगर तुम यहाँ पर मर गई तो तुम फिर कहीं पर भी नहीं जा पाओगी, इसलिए चुपचाप मेरे साथ इंसानों के ट्राइब में चलो। कैप्टन उस सोल्जर से कहता है, अगर मेरा वहाँ पर और कोई काम नहीं रहा तो सारी यूनिट के सोल्जर को जाकर बता दो कि वापस चलते हैं। सोफी सास उन दोनों से भी कहता है, चलो वापस चलें। नेक्स्ट सीन में वो अपने बड़े कासल के बाहर पहुँच जाते हैं। जियांग से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या इंसान जहाँ पर रहते हैं इसकी दीवारें तो बहुत बड़ी हैं। जियांग और क्वीन एक ही घोड़े पर बैठे होते हैं। क्वीन उससे कहती है, क्या तुम्हें मुझे इतना टाइटली पकड़ना जरूरी है? जियांग उसे कहता है, मैं इससे पहले कभी घोड़े पर नहीं बैठा इसलिए मुझे डर लग रहा है। और यहीं पर वो इंसानों की बस्ती के बारे में बताते हैं कि इंसानों की बस्ती एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर चारों सीजन में रहा जा सकता है। एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर सर्दी गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी दीवारें इतनी ऊंची बनाई गई हैं कि कोई भी डीमन अंदर दाखिल नहीं हो सकता। इसके अलावा दीवारों के अंदर हाई पावर कैनन्स लगाई गई हैं। कुछ हाई लेवल के जादूगर जो कि इन दीवारों के बाहर पहरा देते हैं। फिर दरवाजे खुल जाते हैं और सारे सोल्जर्स अंदर चले जाते हैं। जियांग आसपास के लोगों को देखकर कहता है, यहाँ के लोगों के ड्रेसेस तो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं और इसके अलावा जब ये सोल्जर्स को देखते हैं तो ये नीचे झुकते हैं। इसका मतलब ये अपने सोल्जर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। जियांग ने सोफी सास को अपना नाम जियांग जबकि क्वीन का नाम जी भी बताया होता है। सोफी सास उन दोनों को पुकारता है और कहता है, तुम दोनों के नाम तो बहुत ज्यादा अजीब है, क्या डीमंस ने तुम्हारे नाम चेंज किए हैं? क्या तुम दोनों को अपने असली नाम याद है? जियांग उसे कहता है, नहीं, डीमंस के हाथों पकड़े जाने से पहले की मेमोरीज मुझे याद नहीं। सोफी सास उसे कहता है, क्या तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में याद है? वो लोग कहाँ पर रहते हैं? उसी वक्त सोल्जर कैप्टन से कहता है, कैप्टन सामने देखे, रीजेंट का बेटा आ रहा है। रीजेंट के बेटे का नाम टोल्स बुरी होता है। वो सामने खड़ा हंस रहा होता है। कैप्टन अपने सोल्जर से कहते हैं, सभी सोल्जर्स घोड़ों से नीचे उतर जाओ और रॉयल पैलेस की तरफ वापस चले जाओ। जियांग पूछता है, ये लड़का कौन है जिसने हमारा रास्ता रोक लिया? क्वीन उसे कहती है, इसके कपड़े देखकर तो लगता है ये रॉयल फैमिली का हिस्सा है। जियांग उसे कहता है, रॉयल फैमिली? शक्ल से तो ये सिर्फ उल्लू का पट्टा लगता है। पास खड़ा सोल्जर उन्हें कहता है, इस तरह की बातें मत करो, अगर उसने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। ये यहाँ के रीजेंट का बड़ा बेटा है। जियांग उस सोल्जर से कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब है ये इस कैप्टन से भी ज्यादा पावरफुल है, उसके पास इससे ज्यादा अथॉरिटी है। सोल्जर उसे कहता है, हाँ, कभी भी इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश मत करना। अगर तुम्हें किसी ने ऐसा करते हुए देख लिया तो तुम्हें बहुत बड़ी सजा दी जाएगी, क्योंकि ये रीजेंट का बेटा है। रीजेंट यहाँ के किंग के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि हमारे किंग अभी बहुत छोटे हैं और वो खुद फैसले नहीं कर सकते, तो उसकी जगह पर हमने एक रीजेंट रखा है जो कि इस लड़के के पापा हैं। और इस इंसानों की बस्ती में सबसे ज्यादा पावर रीजेंट के पास है, सबसे ज्यादा सोल्जर्स भी उसी के पास है।
क्वीन ये सुनकर कहती है, अब ये इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, अगर मेरे पास मेरी मैजिकल पावर्स होती तो मैं इसे एक चुटकी बजाकर ही मार डालती। वो सोल्जर उनसे कहता है, अपनी बीवी को कहो खामोश रहे, अगर किसी ने सुन लिया तो तुम दोनों मारे जाओगे। जियांग उसे कहता है कि तुम टेंशन ना लो, अगर दोबारा इसने इस तरह की कोई बात की तो मैं इसके सर में एक थप्पड़ लगाऊंगा। और यहीं पर हमारी सेकंड एपिसोड का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। सब कुछ सुन लिया तो हमारी शामत आ जाएगी। सोफी सास आगे बढ़ता है और बूरी के सामने झुकता है और उसे योर हाइनेस कहता है। बूरी सोफी सास से कहता है, मुझे लगा था शायद मेरे फादर वापस आए हैं, जैसे ही गेट खुले तो मैं यहाँ पर आ गया, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम बेकार व्हाइट ड्रैगन वाले आए हो। हालांकि मैंने अपने पापा को वेलकम कहने के लिए इंतजाम भी किया था। सोफी सास बूरी से कहता है, मुझे एक बात की समझ नहीं आई, रीजेंट ने व्हाइट ड्रैगन वालों को भेजा था क्वीन के साथ अमन के मुआहदे पर साइन करवाने के लिए, लेकिन फिर वो रेड ड्रैगन और ब्लैक ड्रैगन टीम लेकर खुद क्यों वहाँ पर चले गए। बूरी हंसते हुए सोफी सास से कहता है, क्योंकि मेरे पापा के पास एक अलग आइडिया था, वो डीमन क्वीन को मारना चाहते थे, इसलिए तुम जैसे बेकार लोगों को पहले भेजा था। कहीं तुम हमारे किंग के फैसले पर सवाल तो नहीं उठा रहे। सोफी सास अभी उसे जवाब देने ही वाला होता है कि सोफी सास के पापा वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, ये तो बस इतना जानना चाहता है कि क्या ये वाकई में किंग के ऑर्डर से या फिर ये रीजेंट के ऑर्डर थे। सोफी सास के पापा का नाम गुरु डीता है और वो एक इंपीरियल लीडर है। बुरी उनसे कहता है, मास्टर गुरु आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको तो आज किंग को पढ़ाई में मदद करनी थी। मास्टर गुरु उसे कहते हैं, मैंने तुम्हारे पापा के बारे में सुना कि वो एक बहुत बड़ी जीत हासिल करके वापस आ रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें वेलकम करने के लिए यहाँ पर आ गया। बुरी उनसे कहता है, लेकिन मुझे तो लगता है जैसे आप उनसे सवाल जवाब करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मास्टर गुरु हंसते हैं और उसे कहते हैं, मैं ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। जियांग उस सोल्जर से पूछता है, क्या सोफी सास के पापा भी कोई बिग शॉट है। वो सोल्जर जियांग को बताता है, कैप्टन के पापा इस महल के इकलौते इंपीरियल लीडर हैं और इसके अलावा वो हमेशा हमारे किंग के साथ रहते हैं। मास्टर गुरु और रीजेंट दोनों के डिसीजंस बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए उनमें आपस में पॉलिटिकल वार चलती रहती है। क्वीन ये सुनकर कहती है, ये इंसान तो बहुत ज्यादा बेकार है, आपस में ही लड़ते रहते हैं। जियांग उसे कहता है, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे डीमंस ने कभी तुम्हें धोखा न दिया हो। उसी वक्त दीवारों पर खड़े सोल्जर्स बॉम्बू बजाना शुरू कर देते हैं। बुरी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, दरवाजे खुल रहे हैं, इसका मतलब मेरे पापा आने वाले हैं। जियांग उस सोल्जर से पूछता है, जब हम लोग वापस आए थे तो हमारी बार बॉम्बू क्यों नहीं बजाया गया। वो सोल्जर उसे कहता है, क्योंकि ये लोग हमें बेकार समझते हैं, क्योंकि हम लोग व्हाइट ड्रैगन यूनिट से हैं। दरवाजा खुलते ही रीजेंट अपनी आर्मी के साथ अंदर दाखिल होते हैं। उन्होंने अपने बालों पर डीमंस के साथ लटकाए होते हैं। ये देखकर क्वीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जियांग आगे बढ़ता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे कहता है, शांत हो जाओ, आगे मत बढ़ना। क्वीन वहीं पर रुक जाती है। थोड़ी देर के बाद रीजेंट का घोड़ा उसके सामने से गुजरता है। क्वीन उसे देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैं एक दिन अपने दोस्तों की मौत का बदला तुमसे जरूर लूंगी। रीजेंट आते ही मास्टर गुरु से कहते हैं, क्या आप भी मुझे यहाँ पर वेलकम करने के लिए आए हैं। मास्टर गुरु भी हंसते हुए से कहते हैं, आपने तो आज बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं आपको आराम नहीं करने दे सकता, हमें अभी अपने किंग से मिलने के लिए जाना है। रीजेंट मास्टर गुरु से कहते हैं, मैं वैसे भी किंग से मिलने के लिए जाने ही वाला था, ताकि मैं उन्हें रिपोर्ट पेश कर सकूं जो भी हमने आज किया है। उसी वक्त बुरी आगे बढ़ता है और अपने फादर को पुकारता है। रीजेंट गुस्से के साथ उसकी तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं, दोबारा तुमने इस तरह की कोई हरकत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बुरी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। रीजेंट उसे कहते हैं, यहाँ से जल्दी से दफा हो जाओ। बुरी उनसे कहता है, ठीक है, मुझे समझ आ गई। जियांग क्वीन से कहता है, मुझे तो ये शख्स बिल्कुल एक वारलॉर्ड की तरह लग रहा है। क्वीन उसे कहती है, वारलॉर्ड क्या होता है। जियांग उसे कहता है, हमारी दुनिया में वारलॉर्ड ऐसे शख्स को कहते हैं जिसके पास बहुत ज्यादा पावर होती है और वो सारे लोगों को अपने इशारों पर नचाता है और आखिर पर वो अपने बेटे को किंग बना देता है। खैर इसको छोड़ो, पहले हमें ये सोचना है कि मुझे तुम्हें यहाँ से कैसे निकालना है। क्वीन उसे कहती है, मैं यहाँ से एक दिन जरूर निकल जाऊंगी, लेकिन इसको मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे जरूर मार डालूंगी। सोल्जर उनसे कहता है, हमारे कैप्टन अपने पापा के साथ रॉयल पैलेस में गए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तुम दोनों को उनके रेजिडेंस पर ले जाऊं। तुम दोनों मेरे साथ चलो। वो दोनों जैसे ही रेजिडेंशियल एरिया की तरफ जाते हैं, जियांग उसका घर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या एक कैप्टन को इतना बड़ा घर दिया जाता है। क्वीन उसे कहती है, बेकार इंसान, तुमने अभी तक देखा ही क्या है। फिर वो दोनों उस बड़े से पैलेस के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर एक लड़की आती है और उनसे कहती है, क्या तुम लोग कैप्टन के मेहमान हो। उस लड़की का नाम एलिना होता है। उसके साथ दो और भी लड़कियां होती हैं। वो उनसे कहती हैं, हम इस बड़े घर का ख्याल रखते हैं, कैप्टन ने हमसे कहा है कि उनके मेहमानों का खास ख्याल रखा जाए। लड़कियों को वहाँ पर देखकर जियांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, कैप्टन के पास तो बहुत ही अच्छा माल है। एलिना उनसे पूछती है, तुम दोनों बहुत ज्यादा थक चुके होगे और तुम्हें भूख भी लगी होगी। जियांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है, हाँ मुझे भूख लगी है। जबकि क्वीन उसे कहती है, तुम्हें ये सब कुछ बहुत अजीब नहीं लगता, एक कैप्टन हम जैसे डीमन क्लैन के गुलामों को इस तरह क्यों ट्रीट कर रहा है। जियांग उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, ज्यादा मत सोचो, जैसा चल रहा है चलने दो। अगर उन्होंने
हमें मारना होता तो वहीं पर मार देते। फिर वो उन दोनों को सामने वाले रूम की तरफ ले जाते हैं, जबकि हेलिना उन्हें घूर घूर कर देख रही होती है। दूसरी तरफ रीजेंट और मास्टर गुरु किंग से मिलने के लिए जाते हैं। उनका किंग अभी एक छोटा सा बच्चा है। किंग बहुत ज्यादा खुश होता है और रीजेंट से कहता है, तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। अब जबकि डीमन क्लैन वालों के साथ हमारा मसला हल हो गया है तो तुम्हें इनाम के तौर पर क्या चाहिए? रीजेंट किंग से कहता है, मुझे आपकी सेवा करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे किसी किस्म के रिवार्ड की जरूरत नहीं। उसी वक्त मास्टर गुरु बोलते हैं और किंग से कहते हैं, रीजेंट आज जो काम करके आए हैं उसके नतीजे में इन्हें कोई रिवार्ड नहीं बल्कि इन्हें सजा देनी चाहिए। मास्टर गुरु किंग से कहते हैं, आपके ऑर्डर्स क्लियर थे कि डीमन क्लैन के साथ हमने समझौता करना है, इसीलिए हमने वो मुआहिदा साइन करवाना था और व्हाइट ड्रैगन ट्रूप्स को भी पहले इसीलिए भेजा गया था। लेकिन आपके रीजेंट वहाँ पर पहले पहुँच गए और उन्होंने उस समझौते को भी तोड़ दिया और डीमन क्वीन को मार दिया। रीजेंट की इस हरकत से न सिर्फ किंग का नाम खराब हुआ है बल्कि फ्यूचर में हमें बहुत ज्यादा खतरा भी हो सकता है, क्योंकि डीमन क्लैन के जो भी लोग बच गए हैं वो हमसे बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। और जैसा कि मुझे पता चला है कि ये क्वीन को नहीं मार पाए और क्वीन वहाँ से भाग गई थी। अगर क्वीन वापस आ जाती है और आकर हमसे बदला लेती है तो तब इसका जिम्मेदार कौन होगा? किंग मास्टर गुरु से कहते हैं, आप तो इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मेरे ख्याल में रीजेंट ने ऐसा किया, इसके लिए कोई खास वजह जरूर होगी। रीजेंट आगे बढ़ते हैं और किंग से कहते हैं, मेरे पास इसकी एक खास वजह है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। रीजेंट किंग से कहते हैं कि जब हमने फैसला कर लिया कि हम लोग डीमन क्लैन वालों के साथ समझौता करेंगे, तभी क्वीन की कमांडर जो कि उसकी राइट हैंड है, उसका नाम लिलियान है। लिलियान ने मेरे पास एक मैसेज भिजवाया और उसने कहा अगर हम क्वीन को रास्ते से हटा दें तो वो क्वीन बन जाएगी और उसके क्वीन बनने के बाद वो हमारे साथ एक समझौता साइन करेगी, जिससे हमारा रिलेशनशिप और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और अब जबकि हम लोगों ने डीमन क्वीन को रास्ते से हटा दिया है तो लिलियन डीमन ट्राइब की क्वीन बन गई है। और क्योंकि पहली क्वीन गायब हो गई है तो उसके साथ जो समझौता साइन करना था वो अब कैंसिल हो चुका है। मैंने नई क्वीन के साथ एक नया समझौता साइन किया है। वो एक पेपर नौकर को देते हुए कहता है, योर हाइनेस आप इसको चेक करें, इसमें सारी ह्यूमन क्लैन के लिए अच्छी बातें ही लिखी हुई है। वो नौकर पेपर लेता है और किंग को जाकर देता है। किंग उस समझौते के पेपर को पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और रीजेंट से कहता है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, ये किंगडम हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहेगा। मास्टर गुरु किंग से कहते हैं, पहली डीमन क्वीन की फैमिली सालों से डीमंस को कंट्रोल करती आई है, ऐसे अचानक उसको हटा देना और एक गद्दार डीमन को उसकी जगह पर बिठा देना, ये मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। ये बात सुनते ही किंग गुरु से कहते हैं, आपको अब बोलने की जरूरत नहीं, मैंने आपकी बात सुन ली जितनी सुननी थी। गुरु ये बात सुनकर खामोश हो जाते हैं। किंग कहते हैं कि आज से सारा चार्ज रीजेंट को दिया जाता है, वो जैसे इस प्लान को आगे बढ़ाना चाहे वो बढ़ा सकते हैं। रीजेंट और ब्लैक ड्रैगन यूनिट के कैप्टन दोनों खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि डीमन क्वीन इजाबेला पानी में बैठी नहा रही होती है। वो अपनी बॉडी की तरफ देखकर कहती है, अगर मैं अभी अपने डीमन ट्राइब में वापस चली जाती हूँ तो वो लोग भी मुझे नहीं पहचानेंगे क्योंकि मैं एक इंसान की बॉडी में हूँ। अब कहीं ऐसा तो नहीं मुझे अपनी बाकी की सारी जिंदगी इंसानों की बस्ती में ही रहना पड़ेगी, वो भी एक इंसान बनकर। वहीं दूसरे रूम में जियांग भी बैठा नहा रहा होता है। वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, अब मैं यहाँ पर बैठकर आराम कर सकता हूँ। फिर साथ ही वो सोचता है, लेकिन मुझे अभी आराम नहीं करना, मुझे तो ये सोचना है कि मुझे वापस अपने शहर में कैसे जाना है। वो अपनी रिंग को हाथ में पकड़ता है और कहता है, अगर ये रिंग मुझे यहाँ पर लेकर आ सकती है तो शायद यही रिंग मुझे वापस भी पहुँचा दे। मुझे अपनी बाकी की सारी जिंदगी इस दुनिया में नहीं गुजारनी, मुझे वापस अपने घर जाना है। हालांकि जब स्टार्टिंग में मैंने डीमन क्वीन को देखा था तो मुझे लगा था ये सब कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन फिर जब मैंने लोगों को मरते हुए देखा, वो भी इतने ज्यादा करीब से, तो मैं बहुत ज्यादा डर गया हूँ। मैं काफी देर से यही बात सोच रहा हूँ, अगर मैं यहाँ इस दुनिया में मर जाता हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा? क्या मैं वापस अपनी दुनिया में चला जाऊँगा? फिर साथ ही वो कहता है, अगर ये अंगूठी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो मुझे इसे अपनी उंगली में पहन कर रखना होगी। वो भी इस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन ही रहा होता है कि वहाँ पर सोफी सास आ जाता है। उसने भी कपड़े नहीं पहने होते, वो भी नहाने के लिए आया होता है। जियांग पीछे की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है, कैप्टन तो आप वापस आ गए, और साथ ही वो चीखना शुरू कर देता है क्योंकि कैप्टन ने कपड़े नहीं पहने होते। कैप्टन जियांग से कहते हैं, अब जबकि तुम भी यहाँ पर हो तो चलो इकट्ठे नहाते हैं। जियांग कैप्टन की ये बात सुनकर और भी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो उसे कहता है, चलो ठीक है हम इकट्ठे नहाते हैं। जियांग शर्माते हुए पानी के अंदर दुबक कर बैठ जाता है और उसी वक्त उसे इजाबेला की बात याद आती है। इजाबेला ने उसे कहा था कि ये कैप्टन हमारे साथ इतने अच्छे से पेश क्यों आ रहा है। जियांग कहता है, इसे इस तरह मेरे साथ नहाते हुए देखकर मुझे वाकई में दाल में कुछ काला लग रहा है, कहीं ये मेरे साथ कुछ करने की तो नहीं सोच रहा। और यहीं पर हमारी तीसरी एपिसोड का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। कि जियांग सोफी सास के साथ नहाने के लिए बैठ जाता है। जियांग सोफी सास के बॉडी पर बहुत सारे निशान देकर कहता है,
मुझे लगता है ये सारे निशान इसे जंग के दौरान मिले हैं। सोफी सास जियांग से पूछता है, क्या तुम्हें इस जगह की आदत हुई या नहीं? ये बात सुनते ही जियांग और भी ज्यादा घबरा जाता है और शर्माते हुए कहता है, अब ये इसने कैसी बात कर दी। वो सोफी सास से कहता है, ठीक है, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। सोफी सास उसे कहता है, अच्छा तो फिर ठीक है, कल मैं अपने सोल्जर्स को भेज दूंगा ताकि तुम्हारी फैमिलीज को ढूंढ सके। ये बात सुनकर जियांग हैरान हो जाता है और कैप्टन से कहता है, क्या तुम वाकई में हमारी फैमिली को ढूंढने में हमारी मदद करोगे? सोफी सास उसे कहता है, हाँ मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी है वो बहुत ही कम है। पता नहीं मेरे लोग तुम्हारी फैमिली को ढूंढ भी पाएंगे या नहीं। क्या तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में और कुछ याद नहीं है? जियांग उसे कहता है, नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं। जियांग सोचता है, कहीं ये मेरी मदद करने के बहाने मुझसे बातें निकलवाने के चक्कर में तो नहीं है। साथ ही सोफी सास उसे कहता है, मेरा भी एक छोटा भाई था जो कि बिल्कुल तुम्हारी उम्र का था। 12 साल पहले डीमन क्लैन वाले उसे किडनैप करके ले गए थे। उसके बाद से मैंने उसे फिर नहीं देखा। उसका नाम सोफी सैक था। क्या तुमने डीमन ट्राइब में उसे कहीं पर देखा है? जियांग पहले तो ये सोचता है, इसको मैं क्या जवाब दूं। जियांग सोफी सास से कहता है, वहाँ पर बहुत सारे गुलाम थे, इसलिए मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है कि हर एक को याद रख पाऊँ। हो सकता है तुम्हारा भाई वहाँ पर हो, लेकिन मैं नहीं जानता। सोफी सास उससे पूछता है, वैसे डीमंस एक इंसान के साथ क्या करते हैं जब वो उसे पकड़कर ले जाते हैं? जियांग उसे कहता है, डीमंस हमें बहुत ज्यादा पीटते हैं और हमसे काम करवाते हैं, लेकिन मैंने बाहर नहीं देखा क्योंकि मैं जब छोटा था मुझे तभी से किचन के अंदर ही रखा गया। जियांग सोचता है, शायद इसी वजह से ये हमारे साथ अच्छे से पेश आ रहा है ताकि इसे इसके भाई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। सोफी सास जियांग से कहता है, मुझे उम्मीद है कि मेरा भाई अभी भी जिंदा होगा और हम दोनों एक दिन दोबारा मिलेंगे। जियांग उसका हौसला बढ़ाने के लिए उससे कहता है, चाहे हम लोग डीमंस के गुलाम ही क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पर खाना बहुत ही अच्छा मिलता है। तुम्हारा भाई तो अब बड़ा हो चुका होगा और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। ये बात सुनकर सोफी सास जियांग से कहता है, मुझे उम्मीद है अब जबकि पीस ट्रीटी साइन हो चुका है जानू और डीमंस के दरमियान में, तो हम लोग उनसे कह सकते हैं कि हमारे कैदियों को छोड़ दें। जियांग उससे कहता है, लेकिन हम लोगों ने तो उन पर अटैक किया था, फिर वो हमारे कैदियों को क्यों छोड़ेंगे? सोफी सास उसे कहता है, मुझे रिजेंट ने बताया है डीमन क्लैन में एक नई क्वीन आई है और उसके साथ हमारा एक नया मुआहदा हुआ है। जियांग उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, इसका मतलब वो गद्दार डीमन एक क्वीन बन गई है। मुझे जल्दी से जाकर इजाबेला को ये बात बतानी होगी। सोफी सास जियांग से कहता है, इस वक्त डीमन ट्राइब के साथ जो शख्स बात कर रहा है वो सिर्फ रिजेंट है, इसके अलावा कोई भी उनके साथ बात नहीं कर पा रहा। जियांग उसे कहता है, अब क्योंकि तुम्हारे पापा रिजेंट के खिलाफ है, इसलिए रिजेंट तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तुम्हारे भाई को वहाँ से ढूंढने में, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन अपने भाई के साथ दोबारा जरूर मिलोगे। सोफी सास खड़ा हो जाता है और जियांग से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हौसला अफजाई करने के लिए, इसलिए तुम्हें अब से मुझे टीम लीडर या फिर कैप्टन कहने की जरूरत नहीं, मुझे सोफी सास कहा करो। फिर जियांग वहाँ से नहाकर बाहर आ जाता है। हेलिना उसे उसके रूम की तरफ ले जा रही होती है। जियांग कहता है, इजाबेला बिल्कुल ठीक थी, इसके पास तो बहुत बड़ा कुछ है जो वो छुपा रहा है। हेलेना जियांग को कहती है, ये आपका कमरा है, आप अंदर चले जाएं। जियांग हेलिना का शुक्रिया अदा करता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाते हुए भी वो हेलिना को देख रहा होता है और शर्माते हुए कहता है, काश ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है। जियांग जैसे ही अंदर दाखिल होता है, इसाबेला कपड़े पहन रही होती है। जियांग की नाक से खून बहना शुरू हो जाता है और उसे कहता है, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? इसाबेला आगे बढ़ती है और दरवाजे को बंद करते हुए उसे कहती है, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो, मेरे असली नाम के साथ मुझे मत पुकारो, हम दोनों पर नजर रखी जा रही है। जियांग उसे कहता है, ऐसी बात नहीं है, अभी मैं कैप्टन के साथ बहुत ही अच्छी गुफ्तगू करके आया हूँ, मुझे तो नहीं लगा कि वो मुझसे कोई पूछताछ कर रहे थे। इसाबेला उसे कहती है, मैं उस मेड हेलिना के बारे में बात कर रही हूँ, तुमने नहीं देखा वो हम पर नजर रख रही है, क्योंकि हम दोनों डीमन ट्राइब के गुलाम हैं, इसलिए वो हम लोगों पर मुकम्मल तौर पर भरोसा नहीं कर सकते। जियांग इसाबेला से कहता है, लेकिन उन लोगों ने हम दोनों को एक ही कमरे में क्यों रखा है? क्वीन उसे कहती है, ये सारी तुम्हारी गलती है, तुम कैप्टन को बार बार कह रहे थे कि हम दोनों शादीशुदा हैं, इसी वजह से उन्होंने हमें एक ही कमरे में रखा है। जियांग उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है हेलिना हम दोनों को चेक कर रही है कि क्या हम दोनों वाकई में शादीशुदा हैं भी या नहीं? क्वीन उसे कहती है, हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, अगर उन्हें पता चल गया कि हम लोगों ने उनसे जरा सा भी झूठ बोला है तो वो हमारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे। और मुझे तो लगता है अभी भी दरवाजे के बाहर कोई हमारी बातें सुन रहा है। उसी वक्त दिखाते हैं कि दरवाजे के बाहर हेलिना कान लगाकर उनकी बातें सुन रही होती है। वो दोनों अपना ड्रामा शुरू करते हैं और अंदर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जबकि हेलिना उनका ये शोर सुनकर शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। क्वीन जियांग से कहती है, मुझे लगता है हेलिना चली गई। जियांग अभी भी शर्माते हुए वही सारी बातें कर रहा होता है। क्वीन गुस्से के साथ उसकी तरफ देखती है और उसे कहती है, दोबारा तुमने इस तरह की कोई हरकत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जियांग उसे कहता है, अगर तुम इससे ज्यादा खुश नहीं हुई तो हम दोनों ड्रामा बंद करके हकीकत में ये सब कुछ कर सकते हैं। ये बात सुनते ही क्वीन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे जोरदार पंच मारती है और फिर जियांग से कहती है, तुम आज रात जमीन पर सोओगे, बेड पर मैं सोने वाली हूँ। और साथ ही उसे कहती है,
रात को सोने के बाद अगर तुमने उठकर मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं इस दुनिया से तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी। जियांग उसे कहता है तुम्हें मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नजर आता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा, तुम चुपचाप सो जाओ। जियांग इजाबेला से पूछता है तुमने मुझे इस दुनिया में बुलाया था, क्या तुम मुझे इस दुनिया से वापस भेज सकती हो? क्वीन उसे कहती है नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, हालांकि हमारी बूढ़ी जादूगरनी को भी नहीं पता कि तुम्हें वापस कैसे भेजना है। जियांग उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी देर सोचने के बाद उसे कहता है मुझे अपनी रिंग दो, मुझे लगता है शायद मैं तुम्हारी रिंग की मदद से वापस जा सकता हूँ। इजाबेला उसे अपनी रिंग उतार कर दे देती है। जियांग अपनी रिंग भी उतार लेता है और उन दोनों को जमीन पर रख कर बैठ जाता है और कहता है अगर ये रिंग मुझे यहाँ पर ला सकती है तो यही रिंग मुझे वापस भी लेकर जाएगी। जियांग उन दोनों रिंग्स को अपने सामने रखकर अपने हाथ जोड़ता है और उसे कहता है प्लीज मुझे वापस भेज दो, प्लीज मुझे वापस भेज दो। वो 10 मिनट तक ऐसे ही करता रहता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर वो चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है ये काम क्यों नहीं कर रहा, मुझे वापस जाना है। साथ ही वो क्वीन से पूछता है कहीं तुम्हारी इस बूढ़ी जादूगरनी ने मुझ पर कोई श्राप तो नहीं दे दिया जब मैं यहाँ पर आया था? क्वीन उसे कहती है जिस जादू से तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया था वो बहुत ही पुराना है और हमारी जादूगरनी को भी वो पढ़ना नहीं आता। हमारे डीमन ट्राइब में कुछ बूढ़े लोग हैं जो उसे पढ़ सकते हैं। ये सुनकर जियांग और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है इसका मतलब मेरे घर जाने का रास्ता डीमन ट्राइब से होकर जाता है, क्योंकि अगर मुझे वापस घर जाना है तो मुझे डीमन ट्राइब जाना होगा और बूढ़े लोगों से जाकर उस मैजिक के बारे में पूछना होगा। जियांग उसे कहता है अच्छा ठीक है अपनी रिंग वापस ले लो, लेकिन क्वीन सो चुकी होती है। जियांग उसकी तरफ देखता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है, वैसे तो ये बहुत ज्यादा गुस्से वाली है लेकिन सोते हुए बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। उसी वक्त दिखाते हैं सोफी सास अपने कमरे की खिड़की खोलकर खड़ा होता है। हेलिना उसके पास आती है। सोफी सास उसे कहता है क्या तुम उन पर नजर रख रही थी? हेलिना उसे कहती है जी मास्टर मैं उन पर नजर रख रही थी, क्योंकि वो डीमन ट्राइब से आए हैं, हम लोग उन पर भरोसा नहीं कर सकते। सोफी सास आगे बढ़ता है और उसकी कमर पर हाथ रखते हुए से कहता है अगली बार मेरे पूछे बिना ऐसा कुछ भी मत करना। हेलिना शर्माते हुए सोफी सास से कहती है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मास्टर आप इन लोगों को घर पे क्यों लेकर आए हैं? सोफी सास हेलिना से कहता है मैंने जब उस लड़के को पहली बार देखा तो मुझे अपने भाई की याद आ गई, इसलिए मैं उन दोनों को अपने साथ घर ले आया। मुझे लगा शायद ये मेरा भाई सोफी सैक हो सकता है। और ये बातें करते हुए सोफी सास हंस रहा होता है। हेलिना उसके चेहरे पर हाथ रखती है और उसे कहती है मैंने अपने मास्टर को काफी अरसे के बाद स्माइल करते हुए देखा है। सोफी सास हेलिना से कहता है क्या तुम भी मेरी वजह से खुश हो? हेलिना उसे कहती है हाँ मैं आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। साथ ही सोफी सास उसे बेड पर धक्का देता है और उसे कहता है आज रात तुम मेरे साथ ही रुक जाओ, यहाँ से मत जाओ। और उसके बाद जो होता है वो आप पिक्चर में देख ले। अगली सुबह जियांग जब उठता है तो अपने आसपास देखता है इजाबेला बिस्तर पर नहीं होती। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है बाहर हेलिना खड़ी होती है। हेलिना जियांग को गुड मॉर्निंग बोलती है। उसके हाथ में कपड़े होते हैं। वो जियांग को देते हुए कहती है मास्टर सोफी सास ने स्पेशली आपके लिए भेजे हैं, ये कपड़े आप पहन ले। जियांग वो कपड़े पहन लेता है। जियांग हेलिना से पूछता है क्या तुम जानती हो मेरी बीवी कहाँ पर गई है? हेलिना उसे बताती है वो मास्टर के साथ बाहर गार्डन में ट्रेनिंग कर रही है। फिर वो दोनों भी बाहर आ जाते हैं। जियांग उनका गार्डन देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये गार्डन तो बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर हेलिना मेरे साथ ना होती तो मैं तो यहाँ पर रास्ता भूल जाता। वहीं पर उसे सामने सोफी सास नजर आता है जो कि तीरंदाजी कर रहा होता है। सोफी सास बड़े ही कमाल का तीरंदाज होता है, उसका हर तीर निशाने पर लग रहा होता है। जियांग ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोफी सास से कहता है तुम तो बहुत ही अच्छे तीरंदाज हो। सोफी सास जियांग से कहता है क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? जियांग उसे कहता है नहीं, मैं तुम्हारी तरह इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ, मुझे तीरंदाजी नहीं आती। सोफी सास उसे कहता है ऐसी बात है, लेकिन तुम्हारी बीवी तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, वो देखो कैसे तीरंदाजी कर रही है। दूसरी तरफ दिखाते हैं तो क्वीन भी तीरंदाजी कर रही होती है और उसका निशाना भी बहुत ही अच्छा होता है। सोफी सास देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जियांग कहता है हालांकि इसके पास मैजिकल पावर्स नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इसके स्किल्स अभी भी इसके पास हैं। उसी वक्त हेलिना आती है और उनसे कहती है मास्टर ब्रेकफास्ट रेडी है। फिर वो तीनों जाकर खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। सोफी सास उनसे कहता है तुम दोनों एक अरसे तक डीमंस के गुलाम रहे हो, क्या तुम्हें इस नई जिंदगी की आदत पड़ी या नहीं? जियांग हंसते हुए से कहता है कोई बात नहीं, मुझे ऐसी जिंदगी जीने की आदत है। जियांग सोफी सास से कहता है तुमने हमारी बहुत ज्यादा मदद की है, लेकिन अब हमें यहाँ से जाना होगा, हम तुम पर बोझ नहीं बन सकते। सोफी सास उनसे कहता है ऐसा सोचने की जरूरत नहीं, अगर तुम दोनों चाहो तो यहाँ पर हमेशा के लिए रह सकते हो और मैंने हलीना को तुम दोनों के लिए साइन कर दिया है, ये तुम दोनों का ख्याल रखेगी और तुम दोनों को ये भी सीखने में मदद करेगी कि इंसानों के साथ कैसे रहते हैं। जियांग सोचता है कहीं ये ऐसा तो नहीं सोच रहा कि हम दोनों को हमेशा के लिए यहीं इसी घर में रखे। क्वीन सोफी सास से कहती है हम दोनों अपनी नई जिंदगी खुद से गुजारना चाहते हैं, इसलिए हम तुम्हारे लिए और ज्यादा मसला पैदा नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 4 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। कहता है मुझे इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है,
मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम दोनों यहीं पर रहो और इसी किंगडम में रहकर कोई काम करो ताकि तुम इस सिटी के लिए भी कुछ कर सको। मैं तुम दोनों के लिए कोई काम ढूंढता हूँ, लेकिन अगर तुम दोनों चाहो तो इसी महल के अंदर रहकर काम कर सकते हो। मैं जियांग को अपने कुक के तौर पर रख सकता हूँ। मैं इसके हाथ का बना हुआ खाना टेस्ट करना चाहूंगा। ये सुनते ही जियांग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, मुझे तो वीडियो गेम्स खेलने के अलावा और कोई काम आता ही नहीं, मैं इसके लिए कुकिंग कैसे करूंगा। उसी वक्त क्वीन खड़ी हो जाती है और गुस्से के साथ उसे कहती है, बस बहुत हो गया, तुम्हारे किचन में काम करने से ज्यादा अच्छा है मैं वापस डीमन ट्राइब में चली जाऊं। जियांग उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, सोफी सास को गुस्सा दिलाने की कोशिश क्यों कर रही हो। सोफी सास उसे कहता है, तुम क्या कहना चाहती हो, अपनी बात समझाओ। क्वीन सोफी सास से कहती है, जब मैं डीमन ट्राइब में थी तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे किस्से सुने थे कि इंसान यहाँ पर कैसे रहते हैं। कहानियाँ कहती हैं कि इंसान बहुत ज्यादा कमजोर हुआ करते थे और वो डीमन से बहुत ज्यादा डरते थे। अपने इसी डर की वजह से उन्होंने ड्रैगन्स को ढूंढना शुरू किया ताकि वो उनकी हिफाजत कर सके। फिर उन्होंने ड्रैगन्स को ढूंढ लिया। उन ड्रैगन्स ने इंसानों को बस्तियां बनाना सिखाया और साथ में इंसानों को मैजिक भी सिखाया ताकि वो डीमंस के खिलाफ उनको इस्तेमाल कर सके। और इसी के नतीजे में आज तुम सब लोग अपनी यूनिट पर ड्रैगन का लफ्ज इस्तेमाल करते हो, जैसे व्हाइट ड्रैगन, ब्लैक ड्रैगन। इंसानों के किंग के पास 7 किस्म की आर्मीज हैं और सातों के झंडे पर जो ड्रैगन का कलर है वो मुख्तलिफ है। उनमें से 2 सबसे ज्यादा पावरफुल आर्मी यूनिट्स हैं जो कि ब्लैक ड्रैगन और रेड ड्रैगन है। क्वीन उसे कहती है, मेरी सारी बात करने का मकसद ये था, अगर किसी इंसान को पैसे कमाने हैं काम करने की बजाय आर्मी ज्वाइन कर लेता है। लेकिन आर्मी ज्वाइन करने के लिए भी 2 रास्ते हैं। पहला, आपको ट्रेनिंग करना पड़ती है और अपने आप को साबित करना पड़ता है कि आप आर्मी ज्वाइन करने लायक हैं भी या नहीं। और दूसरा रास्ता ये है कि आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए जो कि यहाँ के एक स्कूल से दिया जाता है। किस्से कहानियों के मुताबिक उस स्कूल के हेडमास्टर की उम्र 500 साल है और उनके पास इतना ज्यादा तजुर्बा और एक्सपीरियंस है कि वो अपनी पावर में गॉड लेवल तक पहुंच चुके हैं। और ये भी कहा जाता है कि सिर्फ उसी स्कूल के जो टीचर हैं वो सारे मिलकर हजारों की तादाद में सोल्जर्स को हरा सकते हैं। ये सारी बात करने के बाद क्वीन सोफी सास से कहती है, मुझे भी इस स्कूल को ज्वाइन करना है। मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ पर एक स्टूडेंट के तौर पर दाखिल हो जाऊँ। मुझे वहाँ पर तलवारबाजी और मैजिक सीखना है ताकि मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊँ। सोफी सास उसे कहता है, क्या तुमने वाकई में फैसला कर लिया है कि तुम्हें स्कूल ज्वाइन करना है। क्वीन उसे कहती है, हाँ मुझे बदला लेना है, इसके लिए मुझे स्कूल ज्वाइन करना होगा। बदला लेने की बात सुनकर सोफी सास हैरान हो जाता है। जियांग उसे कहता है, हम लोग डीमंस से बदला लेना चाहते हैं, हम उन सारे डीमंस को मार देंगे जो भी इतने सालों तक उन्होंने हमारे साथ किया है उसके बदले में। इस तरह हम लोग वहाँ पर मौजूद और भी बहुत सारे गुलामों को आजाद करवा सकते हैं। सोफी सास उनकी बात सुनने के बाद उनसे कहता है, अगर तुम लोग बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को स्कूल ज्वाइन नहीं करने दूंगा। जियांग उसे कहता है, लेकिन क्यों। सोफी सास उसे कहता है, जंग लड़ना इतना भी आसान नहीं है। तुम्हें क्या लगता है किसी को मारना इतना आसान है। मुझे लगता है कि तुम लोग यहीं पर रहो जब तक कि हम तुम्हारी फैमिलीज को ना ढूंढ ले। सोफी सास उठकर वहाँ से जाने लगता है। जियांग उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, मेरे पास एक और वजह है। सोफी सास उसे कहता है, कौन सी वजह। जियांग उसे कहता है, हम दोनों स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं ताकि हम दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं। उसके बाद हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम्हारे पापा और रिजेंट दोनों ही इंसानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। हम दोनों भी उस स्कूल में पढ़कर कुछ स्किल सीखना चाहते हैं ताकि इस किंगडम के लिए कुछ अच्छा कर सके। तुमने हमारी जान बचाई है, हम इसका बदला चुकाना चाहते हैं। क्वीन उसकी बातें सुनकर कहती है, देखने में तो ये बहुत ज्यादा कमजोर है लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है। जियांग कहता है, मेरे पास जितने अल्फाज थे मैंने अपनी डिक्शनरी से चुनकर सारे बोल दिए, अब पता नहीं ये मानेगा भी या नहीं। सोफी सास आगे बढ़ता है और जियांग के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होगी। जियांग घबराते हुए कहता है, क्या इसने वाकई में मेरी बातें मान ली, कहीं इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया। क्वीन सोफी सास से कहती है, हम लोग रॉयल फैमिली से नहीं हैं और ना ही इस शहर के रहने वाले हैं, हमें उस स्कूल में एडमिशन कैसे मिलेगा। अब सिर्फ तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। सोफी सास उनसे कहता है कि तुम इस बात की टेंशन ना लो, मैं तुम दोनों को वहाँ पर एडमिशन दिलवा दूंगा और वैसे भी तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अगर तुम स्कूल में पढ़ाई पर बहुत ज्यादा मेहनत करोगी तो तुम इस कंट्री के लिए बहुत कुछ कर सकती हो। फिर वो जियांग की तरफ देखता है और उसे कहता है, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एडमिशन भी मिलेगा। जियांग कहती है, कैप्टन की आंखें तो बहुत ही अच्छी हैं, इसने इतनी जल्दी हम दोनों में कैसे फर्क पहचान लिया कि हम दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर है। कैप्टन जियांग से कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, उस स्कूल में कुकिंग भी सिखाई जाती है, मुझे लगता है कि तुम्हें कुकिंग आर्ट्स ही सीखनी चाहिए। जियांग अंदर ही अंदर रो रहा होता है और कहता है, मुझे तो कुकिंग भी नहीं आती, मैंने तो झूठ बोला था। थोड़ी देर के बाद वो स्कूल के बाहर पहुंच जाते हैं। सोफी सास उन दोनों से कहता है, वैसे तो क्लासेस शुरू हुए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन मैं तुम दोनों को ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पर इनरोल कर दूंगा। जियांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोफी सास से कहता है, क्या हम दोनों सीधा जाकर तलवारबाजी और मैजिक सीखेंगे। सोफी सास उनसे कहता है, नहीं, तुम लोगों को तलवारबाजी और मैजिक नहीं सिखाया जाएगा, ये तो तुम लोगों पर डिपेंड करना है।
स्कूल की 2 मेन ब्रांचेस में मैजिक और तलवारबाजी है, लेकिन इसके अलावा टोटल 9 ब्रांचेस हैं। तुम्हें इन 9 ब्रांचेस में से एक ब्रांच में चूज किया जाएगा। ये फैसला तुम नहीं कर सकते। तुम्हें पहले एक टेस्ट देना होगा जो कि एक टीचर लेगा। अगर तुम उस टेस्ट में पास होते हो, उसी के बाद फैसला किया जाएगा कि तुम्हें कौन सी ब्रांच में भेजना है। ये बात सुनकर जियांग सोचता है, मुझे तो वीडियो गेम खेलने के अलावा और कुछ भी नहीं आता। इसका मतलब मैं किसी भी टेस्ट में पास नहीं हो सकता। सोफी सास उसे कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। टीचर टेस्ट के लिए वो मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब तलवारबाजी के लिए तलवारबाजी का टेस्ट नहीं लिया जाएगा। उनके अपने तरीके हैं। तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए। अब जाओ और जाकर टेस्ट दो। मैं अपने एक सोल्जर को तुम्हारे साथ छोड़कर जा रहा हूँ। ये तुम्हें अंदर ले जाएगा। जियांग सोफी सास से कहता है, क्या तुम हमारे साथ अंदर नहीं आओगे? सोफी सास उसे कहता है, नहीं, मुझे अपने पापा के साथ किंग से मिलने के लिए जाना है। अगर तुम दोनों स्क्रीनिंग टेस्ट में पास हो जाती हो तो तुम दोनों को अकोमोडेशन दी जाएगी। और फिर वह जियांग से कहता है, अगर तुम पास नहीं होते तो मैं तुम्हें वापस अपने घर ले जाऊंगा, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। जियांग उस स्कूल की तरफ देखता है और कहता है, ये मेरा पहला टेस्ट होने वाला है इस दुनिया में। हालांकि मैं अपनी दुनिया में दिए जाने वाले टेस्टों में कभी पास नहीं हुआ। नेक्स्ट सीन एकेडमी के अंदर का होता है, जहाँ पर एक टीचर एक क्लास ले रहे होते हैं। ये क्लास क्लोज फाइटिंग ब्रांच की होती है, हैंड टू हैंड कम्बैट की। टीचर के हाथ में एक पिंजरा होता है जिसके अंदर एक छोटी सी चिड़िया होती है, जबकि उनके पास ही एक बड़ी सी मूर्ति रखी होती है। सामने सारे बच्चे बैठे होते हैं। टीचर उनसे कहते हैं, आज मैं तुम लोगों को फिस्ट ऑफ विंड सिखाऊंगा कि कैसे इसको मास्टर करना है। लेकिन फिस्ट ऑफ विंड सीखने से पहले तुम लोगों को सीखना होगा कि शैडो स्ट्रेंथ कैसे इस्तेमाल करते हैं। टीचर उन स्टूडेंट्स में से एक लड़के जिसका नाम एली होता है उसे कहते हैं, यहाँ ऊपर आओ। और उसे कहते हैं, यहाँ पर आकर इन सब के सामने इनको प्रेजेंटेशन दो। और साथ ही वो एली को एक छोटा सा पत्थर देते हैं। मास्टर एली से कहते हैं, इस पत्थर को अपनी मुट्ठी में बंद करो और फिर अपना मुक्का बनाकर इस सामने वाले स्टैचू पर वार करो। एली आगे बढ़ता है और अपनी फुल पावर के साथ उस स्टैचू को मुक्का मारता है। बाकी सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। टीचर एली से कहते हैं, अपनी मुट्ठी खोलो। एली जैसे ही अपनी मुट्ठी खोलता है तो उसकी मुट्ठी में मौजूद पत्थर रेत बन चुका होता है। टीचर उनसे कहते हैं, इसकी स्ट्राइक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि इसने अपनी मुट्ठी में मौजूद पत्थर को भी तोड़ दिया। लेकिन अगर तुम लोग शैडो स्ट्रेंथ सीखना चाहते हो तो इसके लिए जरूरी है कि अपनी मुट्ठी में रखी हुई चीज को बिना तोड़े तुम स्ट्राइक करो। वो सारे बच्चे सरगोशियां करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, ऐसा तो नामुमकिन है। अपने हाथ में रखी हुई चीज को बिना तोड़े हम लोग पंच कैसे कर सकते हैं? एली भी टीचर से कहता है, टीचर ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, हम ये नहीं कर सकते। टीचर उसी वक्त अपने पिंजरे को खोलते हैं और उसमें से छोटी चिड़िया को निकालते हैं और अपनी मुट्ठी में पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं, ध्यान से देखना। और आगे बढ़कर उसी स्टैचू को मुक्का मारते हैं। टीचर का पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो स्टैचू मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है। फिर वो अपनी मुट्ठी खोलते हैं तो वो पंछी अभी जिंदा होता है। वो पंछी टीचर को गालियां देता हुआ वहाँ से उड़ जाता है। एली टीचर से कहता है, आपने ये कैसे किया, मुझे भी सिखाएं। उसी वक्त जियांग दूर से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, ये तो बहुत ज्यादा कूल है। सारे बच्चे और टीचर का ध्यान भी उसकी तरफ चला जाता है। फिर वो तीनों स्टेज के ऊपर आ जाते हैं। टीचर उनसे कहते हैं, तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? सोल्जर टीचर से कहता है, टीचर माइक, हम लोग यहाँ पर आपकी क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आए। ये दोनों नए ट्रांसफर स्टूडेंट्स हैं। मैं इनको यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि आप इनका टेस्ट ले सके। बाकी के स्टूडेंट क्वीन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं, ये तो एक लड़की है। क्लोज कॉम्बैट क्लास में लड़कियां नहीं आती, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और ये ऊपर से बहुत ज्यादा क्यूट भी है। टीचर आगे बढ़ते हैं और जियांग से कहते हैं, तो तुम लोग ट्रांसफर स्टूडेंट हो? जियांग बड़ा खुश होता है और उन्हें कहता है, जी बिल्कुल, हम लोग ट्रांसफर स्टूडेंट हैं। टीचर जियांग को गाली देते हुए कहते हैं, क्या तुम यहाँ पर क्लोज कॉम्बैट सीखने के लिए आए हो? और साथ ही वो अपनी फियर एबिलिटी को एक्टिवेट करते हैं। ये टीचर की एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे सिर्फ वो देखने से ही सब लोगों में अपना डर पैदा कर सकते हैं। उनकी ये पावर इतनी ज्यादा इंटेंस होती है कि उनके इर्द गिर्द कोई भी जिसके पास ज्यादा पावर ना हो तो घबराहट के मारे बेहोश हो जाता है। स्टूडेंट बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, ये बुड्ढा फिर से अपनी टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। स्कूल के शुरू होने में हमारा एंट्रेंस टेस्ट भी इसने ऐसे ही लिया था। टीचर जैसे ही अपनी टेक्निक को खत्म करते हैं, क्वीन उसे कहती है, क्या अब हम लोग तलवारबाजी और मैजिक सीखने के लिए जा सकते हैं? टीचर उसे देखकर खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं, तुमने मेरा टेस्ट पास कर लिया है, तुम्हें तो मेरी क्लास में होना चाहिए। क्वीन उसे कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर सिर्फ मैजिक और तलवारबाजी सीखने के लिए आई हूँ। टीचर उसे कहते हैं, अच्छा ठीक है। फिर वो जियांग की तरफ देखते हैं। जियांग चुपचाप खड़ा होता है। टीचर उसे कहते हैं, मुझे लगता है कि यह भी बिल्कुल ठीक है। जियांग वहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है। टीचर और सारे बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। सोल्जर आगे बढ़ता है और जियांग के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे कहता है, चलो अब बस करो, हमें दूसरे टीचर के पास भी जाना है। लेकिन उसके हाथ लगाते ही जियांग के मुंह से जाग निकलती है और वह जमीन पर गिर जाता है। वो सोल्जर जियांग को संभाल रहा होता है, जबकि क्वीन कहती है, ये इंसानी कचरा तो बहुत ज्यादा कमजोर है। और यहीं पर हमारी 5वीं एपिसोड का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
कहाँ चले गए? क्वीन उसे कहती है सब लोग यहाँ से चले गए हैं, जबकि एली भी उनके साथ वहीं पर खड़ा होता है। एली उसे कहता है तुम टीचर की फियर एबिलिटी से बहुत ज्यादा पैरालाइज हो गए थे, इसलिए काफी देर तक तुम बेहोश रहे। जियांग उससे पूछता है टीचर तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, उन्होंने ऐसा किया कैसे? एली उसे कहता है ये टीचर का अपना टेस्ट लेने का एक तरीका है, वो जो स्पेशल मूव उन्होंने खुद इजाद किया है। तुमने एंट्रेंस टेस्ट नहीं पास किया, लेकिन मैं तुम्हें ये एबिलिटी सिखा सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। जियांग उसे कहता है चलो कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी फाइटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं, अच्छा हुआ मैं पास नहीं हुआ। साथ ही वो एली से कहता है लेकिन हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। जियांग अपना हाथ उसके सामने करता है और उसे कहता है आज के बाद मैं भी इस अकेडमी का स्टूडेंट बनने वाला हूँ, तो क्यों ना हम दोनों दोस्ती कर लें। मेरा नाम जियांग जी है और इस स्कूल में तुम मेरे पहले दोस्त होगे। साथ ही जियांग ये सोच रहा होता है अगर ये मेरा दोस्त नहीं बना तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये लाजमी तौर पर मुझे बहुत ज्यादा तंग करेगा, इससे अच्छा है ये मेरा दोस्त बन जाए। एली उससे हाथ मिलाता है और उसे कहता है मेरा नाम एलेक्स है, तुम मुझे एली कह सकती हो, अब जबकि तुम मेरे दोस्त बनना ही चाहती हो तो हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। एली वहाँ से चला जाता है और उसे कहता है अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मैं तुम्हें कॉम्बैट क्लास में मिलूंगा। क्वीन कहती है इसके पास कोई भी टैलेंट नहीं, लेकिन फिर भी इसने एक दोस्त बना लिया। जियांग क्वीन से कहता है तो अब तुम्हें इस बात से क्या मसला है, अब मैं दोस्त भी नहीं बना सकता? सोल्जर उनसे कहता है अब जबकि तुम दोनों ने कॉम्बैट टेस्ट दे दिया है तो चलो जाकर तलवारबाजी और मैजिक की क्लास में चलते हैं, वहाँ पर जाकर तुम्हारा टेस्ट देते हैं। फिर वो लोग दूसरी तरफ जाते हैं जहाँ पर मैजिक और तलवारबाजी की क्लासेस होती हैं। वहाँ पर दोनों टीचर्स आपस में लड़ाई कर रही होती है, मैजिक क्लास की टीचर और स्वर्ड्स क्लास की टीचर। मैजिक क्लास की टीचर जिसका नाम एसी होता है, स्वर्ड्स क्लास की टीचर जिसका नाम ड्रोना है, उसे कहती है तुम यहाँ पर हमेशा आ जाती हो, यहाँ पर हमें भी ट्रेनिंग करनी होती है। डोरोना उसे कहती है तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए अगर तुम यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को लेकर आने वाली हो, ये ग्राउंड हम दोनों का है, सिर्फ तुम्हारा नहीं। और सिर्फ इतनी सी बात के लिए क्या सारे स्टूडेंट्स के सामने मुझ पर अटैक करना जरूरी है? वहीं उन सारे बच्चों में बुरी भी खड़ा होता है। बुरी असल में यहाँ पर तलवारबाजी सीखता है। बुरी अपनी टीचर से कहता है टीचर मैजिक क्लास वालों को सबक सिखा दे, जबकि मैजिक क्लास वाले लड़के बुरी से कहते हैं तुम तलवारबाज बहुत ज्यादा बुरे हो, हमेशा हमारी जगह पर आकर कब्जा कर लेते हो। वहीं पर एक बूढ़ा शख्स सफाई कर रहा होता है और कहता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ की सफाई की थी, इन सब लोगों ने फिर से सब कुछ गंदा कर दिया। उन दोनों टीचर्स के दरमियान फाइटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक अपनी मैजिक को इस्तेमाल कर रही होती है, जबकि दूसरी अपनी तलवारबाजी पर मैजिक इस्तेमाल कर रही होती है। वो अपनी थंडर स्वॉर्ड टेक्निक इस्तेमाल करती है, जबकि मैजिक टीचर सामने एक शील्ड बना लेती है जिससे उसकी बिजली उसके साथ टकरा कर दूसरी तरफ आती है, जहाँ पर नीचे वो बूढ़ा आदमी सफाई कर रहा होता है। वो बिजली जैसे ही उस पर पड़ने वाली होती है, जियांग भागता हुआ आता है और उस बूढ़े आदमी को बचा लेता है। वहाँ मौजूद सारे बच्चे जो देखकर हैरान हो जाते हैं, जबकि मैजिक टीचर और स्वर्ड टीचर भी रुक जाती हैं। जियांग उस बूढ़े आदमी से पूछता है क्या तुम ठीक हो? वो बूढ़ा आदमी कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो? जियांग अपने पीछे देखता है तो उसकी बर्ड से धुआं निकल रहा होता है। जियांग चिल्लाते हुए कहता है मुझ पर लाइटनिंग तो नहीं गिरी, क्योंकि अगर लाइटनिंग गिरी होती तो मैं मर चुका होता, फिर ये आग कैसे लग गई? उसी वक्त डोरोना आगे आती है और अपनी तलवार जियांग के सामने करते हुए उसे कहती है तुम इस स्कूल के स्टूडेंट नहीं हो, जल्दी से बताओ तुम कौन हो? कहीं तुम कोई जासूस तो नहीं जो हमारी क्लासेस को छुप कर देखने के लिए आए हो? जियांग सोचता है आखिर इसको कैसे पता चल गया मैं यहाँ का स्टूडेंट नहीं हूँ। फिर वो उससे कहता है टीचर आप इस बूढ़े आदमी को मारने वाली थी, मैंने तो बस इसको बचाया है। वो साथ ही देखता है तो बूढ़ा आदमी वहाँ पर नहीं होता। जियांग टीचर से कहता है यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था, कुछ देर पहले मैंने उसकी जान बचाई थी। उसी वक्त सोल्जर आगे आता है और टीचर से कहता है टीचर आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं, ये सोफी सास का दोस्त है। डोरोना उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है क्या सोफी सास भी साथ आया है? वो उसके इर्द गिर्द देखती है। सोल्जर उसे कहता है नहीं, सोफी सास किंग से मिलने के लिए गए हैं, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ सके। डोरोना उसे कहती है तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो और ये दो बच्चे तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं? सोल्जर टीचर से कहता है ये दोनों नए ट्रांसफर स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इन्हें अभी तक अपनी ब्रांच नहीं मिली कि कौन सी ब्रांच ज्वाइन करनी है। मैं इनको आपके पास टेस्ट के लिए लाया हूँ। मैजिक टीचर एसी भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है क्या हमारे स्कूल के प्रिंसिपल को इस बारे में पता है कि ये दोनों यहाँ पर हैं? सोल्जर उनसे कहता है प्रिंसिपल से पहले ही हमारी बात हो चुकी है, कैप्टन ने उनसे बात कर ली थी। डोरोना क्वीन की तरफ देखती है और उसकी चेस्ट बहुत ज्यादा बड़ी होती है, ये देखकर वो शर्माना शुरू कर देती है। फिर वो मैजिक क्लास की टीचर की तरफ देखती है तो उसकी चेस्ट भी छोटी होती है, ये देखकर वो भी शर्माना शुरू कर देती है। उसी वक्त स्टूडेंट में खड़ा बुरी क्वीन की तरफ देखता है और कहता है ये माल तो बहुत ही कमाल का है। सोल्जर डोरोना से कहता है इस लड़के का नाम जियांग है, जबकि वो क्वीन का नाम बताने वाला होता है। टीचर उनसे कहती है तुम दोनों यहाँ पर नए हो तो सबसे पहले मैं तुम्हारा टेस्ट लेती हूँ, मुझे दिखाओ तुम्हारे पास कौन सी पावर है। जियांग हैरान हो जाता है और कहता है कौन सी पावर? डोरोना अपनी तलवार को जमीन के अंदर गाड़ देती है और उन दोनों से कहती है तुम दोनों में से पहले कौन आना चाहेगा? क्वीन वहीं पर हाथ बांधकर खड़ी होती है। डोरोना एसी की तरफ देखती है और उससे कहती है तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो?
एसी अपने बड़े से क्रिस्टल बॉल के ऊपर से उतरती है और उसे साइज में छोटा कर देती है और उसे क्वीन को देती है। जियांग उस सोल्जर से पूछता है, इस मैजिक बॉल का क्या काम है? क्या यह हमारी बॉडी में मौजूद पावर को नापने के लिए है? सोल्जर उसे कहता है, क्या तुम्हें बाउंड्री फोर्स के बारे में नहीं पता? जियांग उसे कहता है, मैं बचपन से ही डीमन ट्राइब के साथ था, तो इसलिए मुझे नहीं पता ये बाउंड्री फोर्स क्या होती है। सोल्जर उसे कहता है, अच्छा ठीक है, मैं भूल गया था कि तुम डीमंस के गुलाम हुआ करते थे, इसलिए शायद तुम्हें नहीं पता होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ बाउंड्री फोर्स क्या होती है। सोल्जर उसे कहता है, बाउंड्री फोर्स हर इंसान के अंदर होती है, यहाँ तक कि जानवरों के अंदर भी होती है, लेकिन वो फोर्स हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस फोर्स को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है, इसीलिए तो तुम लोग यहाँ पर स्कूल में आए हो। और ये मैजिक बॉल तुम्हारे अंदर मौजूद उस बाउंड्री फोर्स को बता सकता है कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। जियांग उसे कहता है, लेकिन बाउंड्री पावर क्या होती है और बाउंड्री फोर्स में क्या फर्क है? वो सोल्जर उसे कहता है, फर्ज करो तुम्हारी बॉडी के अंदर एक कप रखा हुआ है, तुम्हारी बॉडी के अंदर जितना बड़ा कप होगा वो बाउंड्री पावर है, और उस कप के अंदर जितना ज्यादा पानी भरा जा सकता है उसे बाउंड्री फोर्स कहेंगे। यानी कि तुम्हारा कप अगर छोटा है तो इसके अंदर कम फोर्स होगी, अगर बड़ा है तो बहुत ज्यादा फोर्स होगी। मैजिक क्लास और तलवारबाजी की क्लास ज्वाइन करने के लिए तुम्हारा कप बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए, जिसमें बहुत ज्यादा फोर्स आ सके, क्योंकि तुम्हें इन दोनों क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है। अगर तुम्हारे हाथ में ये मैजिक बॉल लाइट अप नहीं होता, तुम इन दोनों क्लासेस में से कोई भी क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर ये मैजिक बॉल हल्का सा चमकता है तो इसका मतलब तुम ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। क्वीन ने वो मैजिक बॉल अपने हाथ में पकड़ा होता है। लड़के चिल्लाकर कह रहे होते हैं, हे क्यूट, हमारी क्लास में आ जाओ, जबकि मैजिक क्लास वाले भी उसे कह रहे होते हैं, तुम्हें हमारी क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, हमारी क्लास में बहुत ही अच्छे लड़के हैं। उन्हीं के साथ कुछ लड़कियां भी होती हैं। वो उन लड़कों को चीखता हुआ देखकर कहती है, ये तो बिल्कुल जानवरों की तरह है। सोल्जर जियांग से कहता है, अगर ये मैजिक बॉल क्वीन के हाथ में थोड़ा सा चमकता है तो इसका मतलब वो मैजिक क्लास ज्वाइन कर सकती है। जियांग उससे पूछता है, अगर ये बिल्कुल भी नहीं चमकता तो फिर क्या होगा? सोल्जर उसे कहता है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसे ना तो मैजिक सीखने दिया जाएगा और ना ही तलवारबाजी, उसे कोई और क्लास ज्वाइन करना होगी। डोरोना कहती है, सोफी सास ने इसको यहाँ पर इसलिए भेजा होगा क्योंकि इसके बूब्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसके पास कोई टैलेंट भी होगा। डोरोना क्वीन से कहती है, तुम्हें ये मैजिक बॉल पकड़े हुए काफी देर हो गई, मुझे लगा था तुम्हारे पास कुछ पोटेंशियल होनी चाहिए। एसी डोरोना से कहती है, तुम अपना मुंह बंद रखो, इसे अभी कॉन्सेंट्रेट करने दो। थोड़ी ही देर के बाद क्वीन के हाथ में वो मैजिक बॉल बहुत ज्यादा चमकना शुरू कर देता है, जिसकी शाइन बहुत ज्यादा होती है। सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। क्वीन के हाथ से वो मैजिक बॉल उड़ता हुआ सीधा एसी के पास चला जाता है। एसी उससे पूछती है, क्या तुमने अपने पास में कभी मैजिक सीखा है? क्वीन उसे कहती है, मैंने कुछ मैजिक सीखा था, लेकिन पता नहीं कैसे हुआ, मेरी बाउंड्री फोर्स कहीं गुम हो गई। एसी उसकी तरफ देखकर सोचती है, मुझे इसके अंदर जरा भी बाउंड्री फोर्स महसूस नहीं हो रही, लेकिन इसकी बाउंड्री पावर बहुत ज्यादा है। मैंने इस जैसा स्टूडेंट अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। एसी आगे बढ़ती है और क्वीन का हाथ पकड़कर उसे कहती है, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, तुमने ये टेस्ट पास कर लिया है, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, आज से तुम मेरी क्लास ज्वाइन कर सकती हो। मैजिक क्लास के स्टूडेंट चीखना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। ड्रोना एसी से कहती है, अभी एक और बच्चा भी है, क्या तुम दोबारा नहीं सोचना चाहोगी? एसी उसे कहती है, वो तो सिर्फ कचरा है, उसे तुम ही रख लो। सोल्जर जियांग से कहता है, तुम्हारी बीवी तो बहुत ज्यादा शानदार है, उसके हाथ में वो मैजिक बॉल तो इस तरह चमक रहा था जैसे अभी फट जाएगा। जियांग सोच रहा होता है, आखिर है तो ये एक डीमन क्वीन ही, उसने अपनी सारी मैजिकल पावर्स खो दी है, लेकिन उसकी पोटेंशियल अभी भी कम नहीं हुई। ड्रोना एसी को मुबारकबाद देती है और कहती है, तुम्हें तो एक अच्छी स्टूडेंट मिल गई। जबकि क्वीन उसी वक्त आगे बढ़ती है और ड्रोना की तलवार उठा लेती है। एसी उसे कहती है, तुम ये क्यों कर रही हो? तुमने मेरा टेस्ट पास कर लिया है, अब तुम्हें ये वाला टेस्ट देने की जरूरत नहीं। क्वीन उसे कहती है, मुझे मैजिक और तलवारबाजी दोनों सीखने हैं। ड्रोना उसे कहती है, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि तुम दोनों क्लासेस को ज्वाइन कर सकती हो? क्वीन उसे कहती है, मैंने पहले भी तलवारबाजी सीखी है, मैं ईस्ट के फॉरेनर्स के साथ तलवारबाजी करती रही हूँ, लेकिन काफी अरसा से मैंने तलवारबाजी नहीं की। सोल्जर आगे बढ़ता है और क्वीन से कहता है, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं, मैजिक क्लास में तुम पहले से चुन ली गई हो। क्वीन उसे कहती है, ट्राई करने में क्या हर्ज है? ड्रोना आगे बढ़ती है और कहती है, चलो ठीक है, तुम्हारा टेस्ट लेते हैं। ड्रोना अपने स्टूडेंट्स में से कहती है, तुम में से कौन इसका मुकाबला करने के लिए सामने आएगा? उसी वक्त बुरी आगे बढ़ता है और टीचर से कहता है, मुझे इसका सामना करने दे। बुरी क्वीन से कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ बहुत नरमी से पेश आऊंगा। चलो देखते हैं तुम्हारी फाइटिंग एबिलिटी क्या है। और यहीं पर हमारी छठी एपिसोड का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
जियांग उस तलवार को अपने हाथ में पकड़कर सोचता है, अगर ये तलवार बना सकता है तो हम इससे गन्स भी बना सकते होंगे। जियांग टीचर मार्टिन से कहता है, क्या इस क्रिस्टल को यूज करने के लिए हमें मैजिक की जरूरत होती है? टीचर मार्टिन उसे कहते हैं, नहीं, ये सारा मैजिक इस क्रिस्टल का है, इसे तो कोई बच्चा भी इस्तेमाल कर सकता है। तुम्हारे अंदर मैजिकल पावर होने की जरूरत नहीं, लेकिन इन क्रिस्टल्स की बहुत सारी इकसाम है। जैसे कि मेरे पेन के ऊपर देखो, यहाँ पर गोल्ड एलॉय क्रिस्टल है, ये सबसे ज्यादा यूनिक है। इससे तुम कोई भी चीज बना सकते हो सिर्फ सोचने से ही। जियांग टीचर से कहता है, इसका मतलब ये क्रिस्टल बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्या इसको इस्तेमाल करने के लिए बाउंड्री फोर्स की जरूरत होती है? टीचर मार्टिन उसे फिर से कहते हैं, नहीं, मैंने तुमसे कहा ना कि इसे मैजिक और ना ही बाउंड्री फोर्स की जरूरत है। ये क्रिस्टल खुद बहुद एक मैजिक है। बाउंड्री फोर्स का लफ्ज सुनते ही वो सारी क्लास के लड़के चिल्लाना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं, बाउंड्री फोर्स होने में क्या स्पेशल है, हम लोग उनसे ज्यादा बेहतर हैं। जियांग उनकी बातें सुनकर घबरा जाता है। सोल्जर उसे कहता है, तुम्हें ये बात नहीं करना चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर सारे यूजलेस लंबर हैं तुम्हारी तरह। इनमें से किसी के पास भी बाउंड्री फोर्स नहीं है, इसलिए इनके सामने इसका नाम भी मत लेना। ये बात सुनते ही जियांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब ये सब मेरी तरह है, ये भी बेकार इंसान है। जियांग आगे बढ़ता है और टीचर मार्टिन की टांगे पकड़ लेता है और उनसे कहता है, प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना ले, मुझे यही क्लास ज्वाइन करनी है। टीचर मार्टिन खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं, क्या तुम वाकई में ये आर्ट सीखना चाहते हो? जियांग चमकती हुई आंखों के साथ उनसे कहता है, जी मैं जरूर ये सीखना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी एक यूजलेस स्लम्बर हूँ। और वो साथ ही एक बच्चे से कागज और पेंसिल लेता है और एक प्यारी सी तस्वीर बनाकर दिखाता है। बाकी के बच्चे उसकी ड्राइंग आर्ट देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तुम तो ड्राइंग में बहुत ज्यादा अच्छे हो। टीचर वो ड्राइंग देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं, तुमने टेस्ट पास कर लिया, तुम्हारा ड्राइंग स्किल तो बहुत ज्यादा अच्छा है। सोल्जर भी खुश हो जाता है और उसे कहता है, मास्टर जियांग, मुझे नहीं लगा था कि आपके पास इतना टैलेंट होगा कि आप किसी क्लास में ज्वाइन कर सकेंगे, लेकिन आप ड्राइंग में तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। जियांग हंसते हुए से कहता है, अब ये कोई बड़ी बात नहीं, वैसे भी मेरे पास ड्राइंग के अलावा और कोई स्किल नहीं है। टीचर मार्टिन उसे कहते हैं, हमारी ब्रांच का वैसे ज्यादा कोई रोल नहीं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे कॉम्बैट स्किल सीखते हैं या भी तलवारबाजी सीखते हैं, लेकिन अगर तुमने एक बार फोर्जरी को मास्टर कर लिया तो तुम इसके बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हो। जियांग सोचता है, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि मुझे ड्राइंग आती है, मैं अपनी ड्राइंग की मदद से अब कुछ भी बना सकता हूँ, ना सिर्फ वेपन्स बल्कि और भी बहुत सारी चीजें जो कि मेरी दुनिया से होंगी। लेकिन उसी वक्त चश्मे वाला लड़का उसे कहता है, लेकिन तुम्हें 3 रूल्स का ख्याल रखना होगा, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बना सकते। चश्मे वाला लड़का उसे तीनों रूल्स के बारे में बताता है। सबसे पहला रूल ये होता है कि तुम ऐसी कोई चीज नहीं बना सकते जिससे जानवरों को नुकसान हो। रूल नंबर 2 ये है कि तुम अपने लिए चीजें बनाने के लिए अपने क्रिस्टल्स को किसी से चोरी नहीं कर सकते, ना ही तुम कोई मटेरियल चोरी कर सकते हो। और अपने क्रिस्टल्स के साथ जो भी चीजें तुम बनाओगे तुम्हें उनकी केयर करना होगी, तुम उन्हें बनाने के बाद फेंक नहीं सकते। और हमारी क्लास का तीसरा रूल ये है कि तुम कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, जैसे कि कोई जिंदा जानवर जिसके पास इमोशंस हो। जियांग सोचता है, ये रूल्स तो काफी ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि टीचर मार्टिन बहुत ही नरम दिल है, इसलिए उनके रूल्स भी अच्छे हैं। जियांग फिर से टीचर के सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है और टीचर मार्टिन से कहता है, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर ले, मुझे ये क्लास ज्वाइन करनी ही है। वो सोल्जर भी टीचर मार्टिन से कहता है, हमें यहाँ पर स्पेशल व्हाइट ड्रैगन टीम के लीडर ने भेजा है, अगर आप इसे अपना स्टूडेंट बना लेते हैं तो आपकी वैल्यू उनकी नजर में बढ़ जाएगी। चश्मे वाला लड़का टीचर से कहता है, टीचर इसकी आर्ट बहुत ही अच्छी है और ये हमें ज्वाइन भी करना चाहता है, तो इसे रख लें। टीचर हंसते हुए से कहते हैं, इस सब की जरूरत नहीं, मैं वैसे भी इसे रखने वाला हूँ। वो जियांग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मुझे इतना अच्छा स्टूडेंट मिल रहा है, मैं इसे क्यों जाने दूं। वे टीचर अपने पास से एक पेन निकालते हैं और उसे जियांग को देते हुए कहते हैं, ये पेन हर स्टूडेंट को दिया जाता है जो कि पहली बार क्लास में आता है। उस पेन के ऊपर एक छोटू सा क्रिस्टल लगा होता है। जियांग उस पेन को हाथ में पकड़कर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मुझे तो अभी से लग रहा है जैसे मेरे हाथ में जादू की छड़ी लग गई है। नेक्स्ट सीन रॉयल पैलेस का होता है। किंग अपने थ्रोन पर बैठी होती हैं, जबकि रीजेंट उनके सामने खड़े होते हैं। रीजेंट किंग से कहते हैं, हमें और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, आपको जल्दी से फैसला करना है, हमें क्या करना है। उसी वक्त मास्टर गुरु और सोफी सास दोनों अंदर आ जाती हैं। किंग भी उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। मास्टर गुरु आते ही किंग से कहते हैं कि जो बात मैंने सुनी है क्या वो बिल्कुल ठीक है? ग्रेट ड्रैगन टीम के कैप्टन और हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर उन दोनों को हमारे रीजेंट सजाए मौत दिलवाना चाहती हैं, क्या ये बात ठीक है? आखिर ये किस किस्म की बात हो रही है? रीजेंट के दिमाग में चल क्या रहा है? रीजेंट मास्टर गुरु से कहते हैं, मैंने अपने कुछ स्पाई लोगों को वहाँ पर भेजा था नजर रखने के लिए। मैंने सुना था कि वहाँ पर कुछ गैर कानूनी काम हो रहे हैं और बिल्कुल ऐसा ही पाया। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया है ईस्ट वाले ट्राइब से, और इसके अलावा ग्रेट ड्रैगन टीम के कैप्टन भी उनको हमारा राशन देते हुए पकड़े गए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी आर्मी का राशन हम लोग ईस्ट वाले ट्राइब को क्यों दे, और वो भी किंग की बिना इजाजत के। ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, इसके लिए उन्हें सजा जरूर देनी चाहिए। मास्टर गुरु उनसे कहते हैं
ईस्ट में इस दफा बारिश नहीं हुई, इसलिए उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हमने अपने राशन में से उनकी जान बचाने के लिए उनको राशन दिया है ताकि हम दोनों ट्राइब्स के दरमियान अमन शांति बनी रहे। अगर हम लोग उनके बुरे वक्त में उनको राशन देते हैं तो इसका मतलब है हमारा रिलेशनशिप उनके साथ और भी ज्यादा मजबूत होगा और मुश्किल वक्त में वो लोग भी हमारी मदद करेंगे। रीजेंट मास्टर गुरु से कहते हैं वो सिर्फ बेवकूफ जानवरों का कबीला है, उन्हें पीस से क्या मतलब। और सबसे बड़ी बात ये है कि किंग को इस बारे में जरा भी नहीं बताया गया कि आप लोग हमारी आर्मी का राशन बिना इजाजत के लोगों में बांट रहे हैं। मास्टर गुरु से कहते हैं हमारे पास किंग की इजाजत लेने का टाइम नहीं था, अगर हम एक भी दिन और रुकते तो वहाँ पर भूख से बहुत सारे लोग मर जाते। रीजेंट उनसे कहते हैं कोई बात नहीं, अगर वो मर जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो सिर्फ जानवर है और आप ये सारे सवाल उठाने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हैं। साथ ही रीजेंट आवाज देते हैं और कहते हैं उन दोनों को अंदर ले आओ। ब्लैक ड्रैगन यूनिट के कैप्टन ने 2 बीट्स को पकड़ रखा होता है, वो दोनों जंजीरों में बंधे होते हैं। मास्टर गुरु उनको देखकर कहते हैं तुमने इन दोनों को क्यों पकड़ा है। उनमें से एक स्वॉर्ड मास्टर मूचिया होते हैं जबकि दूसरे कमांडिंग ऑफिसर बीरू होते हैं। गुरु बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और रीजेंट से कहते हैं तुम्हें इन लोगों को पकड़ने की क्या जरूरत थी। उन दोनों के हाथ में बॉक्सेस होते हैं। रीजेंट उन दोनों से कहते हैं अपने बॉक्सेस को ओपन करो। वो दोनों जैसे ही बॉक्सेस को ओपन करते हैं तो उनके अंदर इंसानों के कटे सर होते हैं। ये देखकर किंग और सारे लोग हैरान हो जाते हैं। किंग घबराते हुए रीजेंट से कहते हैं आप ये सब कुछ यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। रीजेंट उनसे कहते हैं मुझे माफ कर दें, लेकिन मुझे आपके सामने सबूत भी तो पेश करने थे। आपको ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं, इस तरह का गंदा काम मेरे जिम्मे डाल दे, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उन दोनों सरों में से एक सर एग्रीकल्चर मिनिस्टर का होता है जबकि दूसरा सर ग्रे टीम के लीडर का होता है। रीजेंट किंग से कहते हैं आज के बाद ग्रे टीम की कमांड को ब्लैक ड्रैगन टीम के कैप्टन संभालेंगे, उसका नाम साटो होता है और एक हफ्ते के बाद साटो इन दोनों यूनिट्स को लेकर ईस्टर्न ट्राइब पर जाकर हमला करेंगे। ये सुनते ही मूचिया और बीरू दोनों चिल्लाना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने हमसे कहा था कि अगर हम दोनों सरेंडर कर देते हैं तो तुम हमारे लोगों की मदद करोगे, लेकिन अब तुम हमारे ट्राइब पर हमला करने की बात कर रहे हो, तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। उसी वक्त साटो उनकी जंजीरें खींचता है। रीजेंट उनसे कहता है मैंने तुम लोगों से ऐसी कोई बात नहीं की, मेरी तुम्हारे साथ ऐसी कोई डील नहीं हुई, तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम्हें तो यहाँ पर हमारे किंग से माफी की भीख मांगनी चाहिए। बीरू मूचिया से कहता है मुझे पहले से ही पता था कि ये हमें धोखा देगा, हमें इंसानों पर कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए। हमें पहले से ही पता है कि इंसानों के दिल सबसे ज्यादा बुरे हैं और तुम देख लेना ये इंसान एक दिन पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। मास्टर गुरु बीरू से कहते हैं मुझे नहीं लगा था कि यहाँ तक बात पहुँचेगी। फिर मास्टर गुरु किंग से कहते हैं मुझे लगता है कि हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए, अगर हम इन दोनों को यहाँ पर सजा देते हैं तो हमारी जंग छिड़ सकती है बाकी ट्राइब्स के साथ भी। किंग जैसे ही कुछ बोलने लगते हैं उसी वक्त साटो मूचिया की जंजीर ढीली कर देता है। मूचिया को महसूस होता है कि उसकी ग्रिप आजाद हो चुकी है और वो अपनी बाउंड्री फोर्स को भी इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही साटो नौटंकी शुरू कर देता है और कहता है मूचिया मेरी पकड़ से निकल चुका है, कोई इसको पकड़ो। मूचिया जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और किंग से कहता है तुम लोग मेरे कंट्री पर हमला करने वाले हो, तुम्हें इस बात का हमेशा भुगतना पड़ेगा और इसकी कीमत तुम्हारे किंग चुकाएंगे। मूचिया अपनी मैजिकल पावर से एक तलवार बनाता है और किंग की तरफ जंप करके उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। सोफिसास किंग के सामने आ जाता है और उसकी तलवार के वार को ब्लॉक करता है और मूचिया से कहता है हमारे किंग की ऐसी बेइज्जती मैं जरा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और साथ ही सोफिसास उसके पेट में अपनी तलवार मारता है जिससे वो मर जाता है। सोफिसास मूचिया से कहता है तुम ग्रेट स्वॉर्ड्समैन होने के लायक नहीं हो अगर तुम मेरी तलवार के हाथों मारे गए हो। उसी वक्त साटो आगे बढ़ता है और किंग से पूछता है क्या आप ठीक हैं, और साथ ही मूचिया का सर काट देता है। जबकि मास्टर गुरु को सारी बात की समझ आ रही होती है, वो कहते हैं ये सारा रीजेंट का प्लान है, उसने मूचिया को रास्ते से हटा दिया और साथ में ग्रेट ड्रैगन यूनिट भी अपने हाथ में ले ली। जबकि रीजेंट वहीं पर खड़े मुस्कुरा रहे होते हैं। दूसरी तरफ सोल्जर जियांग को रेजिडेंशियल एरिया की तरफ लेकर जाता है। वो दोनों एक पोर्टल के सामने रुकते हैं, एक ऐसा पोर्टल जिसे स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं अपने रेजिडेंशियल एरिया में जाने के लिए। जियांग उसे देखकर कहता है ये तो बिल्कुल वीडियो गेम जैसा ही पोर्टल है। जियांग सोल्जर से पूछता है आखिर ये पोर्टल्स कहाँ पर जाते हैं। सोल्जर उससे कहता है जैसे कि हमारे शहर में ये स्कूल है, हमारे शहर में रेजिडेंशियल एरिया बहुत ज्यादा कम है, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स बनाए गए हैं जो कि नॉर्थ बॉर्डर पर और ईस्ट बॉर्डर पर हैं। ये पोर्टल्स हमें वहीं पर जोड़ते हैं। ईस्ट वाली साइड पर जो हॉस्टल्स हैं उनमें फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, इसलिए उनका किराया भी ज्यादा है। जबकि नॉर्थ वाली साइड पर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, इसलिए उनके किराए बहुत ज्यादा कम हैं। जियांग उसे कहता है इसका मतलब यहाँ पर भी अमीर और गरीब वाला चक्कर है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अमीर वाली साइड पर रहेंगे। सोल्जर जियांग से कहता है अगर तुम्हें स्कूल में पढ़ाई करनी है तो ये लाजमी है कि तुम्हें हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। जियांग सोचता है वैसे भी मुझे कैंपस में ही रहना है, क्योंकि सोफिसास जिस तरह मुझे घूर घूर कर देखता है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जियांग चिल्लाकर उसे पुकार रहा होता है
क्वीन उसे कहती है अब तुम्हें क्या कहना है। जियांग उसे कहता है जरा ध्यान से लड़ना, मुझे ये बंदा शक्ल से बिल्कुल ठरकी लग रहा है, इसलिए तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। और इसी के साथ टीचर ड्रोना उनसे कहती है चलो फाइट स्टार्ट करो। फाइट स्टार्ट होते ही बुरी अपनी तलवार के साथ क्वीन की तरफ आगे बढ़ता है, जबकि क्वीन उसके सामने खड़ी होती है और अपनी जगह से नहीं हिलती। बुरी सीधा उसकी चेस्ट पर वार करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जबकि क्वीन अपनी तलवार आगे करती है और बुरी को साइड पर धकेल देती है। बुरी फिर से आगे बढ़ता है और उसके ऊपर से जंप करते हुए उसके पीछे की तरफ चला जाता है और उस पर वार करता है, लेकिन क्वीन फिर से उसे डॉज करती है। बुरी पीछे बैठकर हंसना शुरू कर देता है और कहता है इस लड़की के पास तो बहुत सारी ट्रिक्स हैं। उसी वक्त क्वीन अपने कंधे की तरफ देखती है तो उसने उसकी ब्रा की स्ट्रिप को काट दिया होता है। सारे लड़के लार टपकाते हुए उसके नाम के नारे लगा रहे होते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जबकि जियांग को उन सबको देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। बुरी हंसते हुए फिर से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। क्वीन नीचे की तरफ बैठकर उसकी तलवार को ब्लॉक करती है और फिर से उसे पीछे की तरफ धकेल देती है। इस बार क्वीन खुद से आगे की तरफ बढ़ती है और उस पर अटैक करती है। क्वीन उस पर अटैक पे अटैक किए जा रही होती है। बुरी उसके सामने कमजोर पड़ जाता है। फिर क्वीन अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल करती है, वो तलवार को पकड़कर घूमना शुरू कर देती है। उसकी ये एबिलिटी देखकर टीचर द्रोना भी हैरान हो जाती है। बुरी कहता है कि मैं इस तरह इसको ज्यादा देर तक होल्ड बैक नहीं कर सकता, मुझे भी कुछ करना होगा। बुरी अपनी बाउंड्री फोर्स को इस्तेमाल करता है और क्वीन के अटैक्स को ब्लॉक करता है और उसे पीछे की तरफ धकेल देता है और साथ ही मैजिकल पावर से उसकी तरफ स्लैश लगाता है। उसकी मैजिकल पावर क्वीन को हिट करने वाली ही होती है कि उसी वक्त उसका बड़ा भाई सामने आ जाता है और आगे आकर एक शील्ड बना लेता है और क्वीन को हिट होने से बचा लेता है। बुरी के भाई का नाम टोल्स लियान होता है। लियान क्वीन को नीचे उतारने के बाद उसे कहता है क्या तुम ठीक हो। उसी वक्त जियांग आगे आ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे दूर कर देता है और उसे कहता है मेरी वाइफ को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। वाइफ का लफ्ज सुनते ही वहाँ पर सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं। जियांग इजाबेला से पूछता है क्या तुम ठीक हो। इजाबेला उसे कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डोरोना सोल्जर से पूछती है क्या ये दोनों वाकई में शादीशुदा हैं? वो सोल्जर उसे कहता है हाँ ये दोनों शादीशुदा हैं। डोरोना खुश हो जाती है और कहती है तुम्हें पहले ये बता देना चाहिए था। सोल्जर उसे देखकर सोचता है तो कैप्टन इसी की वजह से अंदर नहीं आना चाह रहे थे। डोरोना बुरी से कहती है मैंने तुमसे कहा था कि अपनी बाउंड्री फोर्स का इस्तेमाल मत करना। बुरी उनसे कहता है मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में इस्तेमाल की है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैजिक टीचर आगे बढ़ती है और बुरी से कहती है तुम्हारा भाई तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम कभी उसके नजदीक भी नहीं पहुंच पाओगे। ये बात सुनकर बुरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मैजिक वाली टीचर आगे बढ़ती है और जियांग से कहती है ये मेरा स्टूडेंट है, इसका नाम लियान है। टीचर लियान से कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी टक्कर का कोई मिल गया है। लियान उनसे कहता है मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूं। ड्रोना क्वीन से कहती है मुझे लगता है शायद तुमने अपने स्वर्ड स्किल मूचिया से सीखे हैं। क्वीन उसे कहती है हाँ बिल्कुल, मैंने मास्टर मूचिया से ही सीखे हैं। मूचिया एक फेमस स्वर्ड्समैन है जिसको गॉड ऑफ स्वर्ड भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स भी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तो क्या ये वाकई में मास्टर मूचिया की स्टूडेंट रह चुकी है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। ड्रोना उसे कहती है मैं भी टीचर मोचिया से कुछ अर्सा सीखती रही हूँ, इसलिए मुझे पता था कि तुमने जो मूव इस्तेमाल किया वो टीचर मोचिया का था। क्वीन टीचर से कहती है लेकिन थोड़ी देर पहले जो तुम स्किल्स इस्तेमाल कर रही थी वो तो टीचर मोचिया से भी ज्यादा अच्छे थे। टीचर हंसते हुए से कहती है तुम तो बहुत ही अच्छी नजर रखती हो, चलो ठीक है मैं तुम्हें अपनी स्टूडेंट मानती हूँ, आज से मैं तुम्हें तलवारबाजी सिखाऊंगी। ड्रोना की क्लास के लड़के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं चलो एक हॉट लड़की हमारी क्लास में आने वाली है, जबकि मैजिक की क्लास के लड़के कहते हैं ये लोग इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहे हैं, जबकि उसने अभी तक डिसाइड नहीं किया उसने कौन सी क्लास में जाना है। मैजिक टीचर ऐसी आगे बढ़ती है और ड्रोना से कहती है तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम उसे अपनी क्लास में ले रही हो, मैं उसे पहले ही अपनी स्टूडेंट मान चुकी हूँ। ड्रोना उसे कहती है क्या तुमने देखा नहीं वो किस तरह तलवारबाजी करती है, वो मैजिक से ज्यादा तलवारबाजी में ज्यादा माहिर रहेगी। सोल्जर आगे बढ़ता है और जीबी यानी कि क्वीन से कहता है तुम कौन सी क्लास में जाना चाहोगी। क्वीन उनसे कहती है मुझे तो अभी खुद भी समझ नहीं आ रही कि मुझे कौन सी क्लास में जाना है। वो दोनों टीचर्स कहती हैं तो क्यों ना हम दोनों फाइट करके डिसाइड कर लें कि इसे कौन सी क्लास में जाना चाहिए। उसी वक्त जियांग आगे बढ़ता है और उनसे कहता है मेरे बारे में क्या, मेरा भी टेस्ट लें। जियांग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और उनसे कहता है प्लीज मेरा भी टेस्ट लें, मुझे भी अपना टेस्ट देना है। मैजिक टीचर एसीयू से कहती है अच्छा ठीक है। वो अपना मैजिक बॉल जियांग को देती है। जियांग उस मैजिक बॉल को अपने हाथ में पकड़कर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसके सपने देखे हैं, अब चूंकि मैं दूसरी दुनिया में एक हीरो के तौर पर आया हूँ तो क्या पता मेरे पास इतनी ज्यादा मैजिकल पावर हो कि मैं इस पूरी दुनिया का राजा बन जाऊँ। क्या पता मेरी मैजिकल पावर इतनी ज्यादा हो कि इस मैजिकल बॉल की चमक इतनी ज्यादा हो कि सारे अंधे हो जाएं। जबकि उसके पीछे खड़े स्टूडेंट्स बातें कर रहे होते हैं क्या ये उस लड़की से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जियांग उस मैजिकल बॉल को हाथ में पकड़कर खड़ा होता है। ऐसे ही 3 मिनट गुजर जाते हैं। वही स्टूडेंट बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये तो बिल्कुल कचरा है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, इसके पास तो जरा सी भी मैजिकल पावर नहीं। जियांग बेचारा चुपचाप खड़ा
होता है अपने हाथ में मैजिकल बॉल लेकर वो कह रहा होता है काश ये थोड़ा सा चमक जाए। बुरी और उसके दोस्त हंसना शुरू कर देते हैं और कहती हैं ये तो बिल्कुल बेकार है। एसी आगे बढ़ती है और उसके हाथ से मैजिकल बॉल ले लेती है और उसे कहती है मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम एक यूजलेस स्लम्बर हो। मैंने तो सिर्फ इसीलिए तुम्हारा टेस्ट ले लिया ताकि तुम उदास ना हो जाओ कि मेरा टेस्ट नहीं लिया गया। जियांग टीचर से कहता है क्या मैं ये बात पूछ सकता हूँ कि यूजलेस स्लम्बर क्या होता है। सोल्जर आगे बढ़ता है और उसे कहता है यूजलेस स्लम्बर एक लकड़ी का नाम है, एक ऐसी लकड़ी जो ना तो जलाने के काम आती है और ना ही और कोई चीज उससे बनाई जा सकती है। उसी लकड़ी के नाम पर हमारे यहाँ जो भी स्टूडेंट्स आते हैं जिनके पास मैजिकल पावर्स नहीं होती उन्हें यूजलेस स्लम्बर कहा जाता है। जियांग उदास हो जाता है और कहता है इसका मतलब मैं ना तो तलवारबाजी सीख सकता हूँ और ना ही मैजिक सीख सकता हूँ। एसीयू से कहती है अगर तुम्हारे पास बाउंड्री फोर्स नहीं है तो तुम मैजिक परफॉर्म नहीं कर सकते। ड्रोना उसे कहती है तुम तलवारबाजी सीख सकते हो लेकिन तुम्हारी तलवारबाजी उस इंसान के सामने बेकार है जो कि पहले से बाउंड्री फोर्स इस्तेमाल कर रहा हो। जियांग और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और उनसे कहता है क्या कोई और रास्ता नहीं है। बुरी से कहता है क्या तुम कोई बेवकूफ हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आती, तुम यूजलेस स्लम्बर हो। जियांग को उसी वक्त सोफी सास की बात याद आती है। सोफी सास ने उससे कहा था कि तुम्हारे अंदर जरा सी भी पोटेंशियल नहीं है। ये देखकर क्वीन उनसे कहती है एक बार दोबारा से इसे कचरा बोलकर दिखाओ फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। बुरी उसे कहता है क्या तुम फिर से मुझसे फाइट करना चाहती हो। ये बात सुनते ही जियांग आगे बढ़ता है और क्वीन की कमर पर हाथ रखते हुए उनसे कहता है तो क्या हुआ, मेरे पास मैजिकल पावर्स नहीं है, मेरे पास इतनी खूबसूरत और प्यारी बीवी जो है ये मुझे प्रोटेक्ट करेगी। फिर जियांग सोल्जर से कहता है चलो बाकी के ट्रेड्स में जाकर देखते हैं, क्या पता मैं भी किसी क्लास में सिलेक्ट हो जाऊं। जाने से पहले जियांग क्वीन से कहता है तुम्हें यहीं पर रुकना होगा, खूब सारी मेहनत करना ताकि तुम तलवारबाजी और मैजिक में बहुत अच्छी हो जाओ। ड्रोना आती है और क्वीन से कहती है अब जबकि वो लड़का चला गया है तो चलो वापस क्लास में चलते हैं। एसीयू से कहती है नहीं ये मेरी स्टूडेंट है, ये मेरे साथ क्लास में जाएगी। वो दोनों फिर से वहीं पर बहस करना शुरू कर देती हैं, जबकि जियांग और सोल्जर दूसरी तरफ चले जाते। चलते हुए जियांग उस सोल्जर से कहता है अगर मैं अपनी बाउंड्री फोर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता तो क्या मैं स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता। सोल्जर उसे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, बिना बाउंड्री फोर्स के भी तुम बहुत सारी क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर और भी ऐसी ब्रांचेस है जहाँ पर बाउंड्री फोर्स का इस्तेमाल नहीं होता। जियांग सोचता है मुझे लगता है शायद मैं एक कुक की बनने वाला हूँ। सोल्जर उसे कहता है हम लोग अगली क्लास में पहुँच गए हैं। जियांग उससे पूछता है ये कौन सी क्लास है। सोल्जर उसे कहता है ये फोर्जिंग की क्लास है, यहाँ पर वेपन्स बनाए जाते हैं। जियांग जैसे ही अंदर आता है तो सामने सारे बच्चे हाथ में पेंसिल और कागज लेकर बैठे होते हैं और वो सारे एक तलवार की पिक्चर बना रहे होते हैं। सामने स्टेज पर एक तलवार होती है और वो सारे उसी की पिक्चर बना रहे होते हैं। जियांग उनकी पिक्चर्स देखकर कहता है ये तो बहुत ही बुरी ड्राइंग कर रहे हैं। वो करीब जाकर एक लड़के की ड्राइंग देखता है और कहता है ये तो बहुत ही गंदी है। लड़का ये बात सुन लेता है और पीछे घूमकर कहता है तुमने अभी क्या कहा। जियांग उसे कहता है मैंने कुछ नहीं कहा, मैं यहाँ पर नया ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आया हूँ। जियांग सोल्जर से पूछता है ये सब लोग तो फोर्जरी क्लास में है तो फिर ये लोग ड्राइंग्स क्यों बना रहे हैं, इन्हें तो वेपन्स बनाने चाहिए। उसी वक्त पीछे से क्लास के टीचर आते हैं और उसे कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें फोर्जरी के बारे में कुछ भी नहीं पता, यहाँ पर मेटल को कूट कर हथियार नहीं बनाए जाते। फोर्जरी क्लास के टीचर का नाम मार्टिन होता है। टीचर मार्टिन बच्चों से कहते हैं आप लोग ड्राइंग बनाना जारी रखो। फिर वो जियांग से कहते हैं क्या तुम्हें नहीं पता हमारी इस क्लास में हम कुछ भी बना सकते हैं, जो भी बनाना चाहें। सोल्जर टीचर मार्टिन को बताता है ये जब छोटा सा बच्चा था तभी इसे डीमन ट्राइब वाले उठाकर ले गए थे, इसलिए इसे हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता। मार्टिन उसे कहते हैं अच्छा तो ऐसी बात है, चलो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर हम हथियार कैसे बनाते हैं। टीचर सामने स्टेज की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर वो तलवार होती है। टीचर अपनी कमर पर लगे हुए एक पेन को उतारते हैं और उस पेन को अपनी मैजिकल पावर से बड़ा कर लेते हैं और उस पेन की मदद से जमीन पर एक तलवार ड्रा करते हैं। जैसे ही उनकी तलवार की ड्राइंग मुकम्मल होती है मास्टरों से कहते हैं जाग जाओ और वो तलवार ड्राइंग में से बाहर निकल आती है और एक असली की तलवार बन जाती है। ये देखकर जियांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। टीचर उससे कहते हैं यहाँ ह्यूमन ट्राइब में हम लोग इस तरह अपने वेपन्स बनाते हैं। जियांग मार्टिन से कहता है क्या ये एक मैजिकल ब्रश था जिससे तुमने इस तलवार को बनाया है, क्या हम इससे कुछ भी बना सकते हैं। और यहीं पर हमारी 7वीं एपिसोड का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। वो सोल्जर जियांग से कहता है अगर तुम्हें स्कूल में स्टडी करना है तो तुम्हें यही हॉस्टल में रहना होगा, लेकिन अगर तुम यहाँ पर नहीं रहना चाहते तो सोफी सास ने कहा था कि तुम्हें वापस अपने साथ ले आऊं, वो तुम्हें अपने घर पर रख लेगा। साथ ही वो सोल्जर अपनी जेब में से की निकालता है और उसे कहता है सोफी सास ने तुम्हारे लिए सब कुछ इंतजाम कर दिया हुआ है, ईस्टर्न हॉल में तुम्हारे लिए ये एक रूम बुक है, तुम वहाँ पर जाकर रह सकते हो। जियांग सोचता है सोफी सास तो बहुत ही अच्छा इंसान है, अगर मुझे कभी डीमन ट्राइब में वापस जाने का मौका मिला तो मैं उसके भाई को जरूर ढूंढूंगा।
दूसरी तरफ सोफी सास अपने पापा से कहता है, क्या आपको लगता है कि किंग हमारी बात सुनेंगे? मास्टर गुरु बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं, ग्रे टीम के कैप्टन और एग्रीकल्चर मिनिस्टर दोनों ही मेरे सबसे अच्छे साथी थे। रीजेंट को लगता है कि वो इस तरह मुझे कमजोर कर देगा। मैं उसे इस बात के लिए अच्छा सबक सिखाऊंगा। वो दोनों जैसे ही किंग के कमरे के बाहर जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर खड़े होते हैं। वो सोल्जर उन दोनों से कहते हैं, हमारे किंग ने पहले से ही कह दिया था कि मिस्टर गुरु उनसे मिलने के लिए आने वाले हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। मास्टर गुरु सोफी सास से कहते हैं, मुझे लगता है कि मैं और किंग सेम ही सोच रहे हैं। साथ ही वो सोल्जर उनसे कहते हैं, लेकिन किंग ने कहा था कि सिर्फ मास्टर गुरु को ही अंदर आने देना। वो उनसे अकेले में कोई बात करना चाहते हैं। सोफी सास उस सोल्जर से पूछता है, क्या वाकई में हमारे किंग ने ऐसा कहा है? वो सोल्जर उसे कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर मास्टर गुरु अंदर चले जाते हैं, जबकि सोफी सास बाहर ही रुक जाता है। मास्टर गुरु जैसे ही अंदर जाते हैं तो अंदर किंग नहीं होते, जबकि उनकी जगह पर अंदर रीजेंट होते हैं। रीजेंट मास्टर गुरु से कहते हैं, मैंने किंग को घोड़सवारी करने के लिए भेज दिया है, इसलिए वो शाम तक वापस नहीं आने वाले। मास्टर गुरु जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हैं। रीजेंट मास्टर गुरु से कहते हैं, आज दरबार में जो कुछ भी हुआ, कहीं आप उससे डर तो नहीं गए? मास्टर उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा घबरा जाते हैं, जबकि बाहर सोफी सास खड़ा होता है और वो इंतजार कर रहा होता है कि कब उसके पापा बाहर निकल कर आए। उसी वक्त साटो वहाँ पर आ जाता है। साटो सोफी सास से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम हमेशा से ऐसा ही काम करते हो, जहाँ पर भी जंग हो रही हो तुम अपने सोल्जर्स को लेकर वहाँ पर घुस आते हो। लेकिन तुम्हें इस बात को समझना चाहिए कि व्हाइट ड्रैगन टीम का काम सिर्फ किंग की सेफ्टी का ख्याल रखना है, न कि बाहर जाकर जंगे लड़ना। सोफी सास उसे कहता है, मुझे मालूम है कि हमारा काम क्या है, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि सारी कमांड किंग के हाथ में है। साटो उसे कहता है कि हमारे किंग अभी बहुत छोटे हैं, तो ये तो आम सी बात है कि तुम्हारी टीम को कमांड करने के लिए रीजेंट ही ऑर्डर्स देते हैं। उसकी ये बात सुनते ही सोफी सास बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है, दरवाजे पर भी तो मेरी ही यूनिट के स्पाई खड़े हैं, इसका मतलब अंदर किंग नहीं है बल्कि रीजेंट है। साटो सोफी सास से कहता है, अगर तुम अंदर जाने की सोच रहे हो तो ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि ऐसा करने से तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। सोफी सास साटो से कहता है, क्या तुम लोग मेरे पापा को नुकसान पहुंचाने वाले हो? साटो अपने चेहरे पर हाथ रखता है और हंसना शुरू कर देता है और सोफी सास से कहता है, यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो रीजेंट की मर्जी से होता है। तुम लोग भी जो कुछ करती हो वो भी रीजेंट की मर्जी से होता है। सोफी सास अपनी तलवार निकालता है और साटो के गले पर रखते हुए उसे कहता है, तुम लोग मेरे पापा के साथ क्या करने वाले हो? साटो उसे कहता है, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पोटेंशियल है कि तुम एक हीरो बन सकते थे, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक कैप्टन ही बने रहना है। सोफी सास गुस्से के साथ साटो से कहता है, अगर तुम लोगों ने मेरे पापा के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। साटो उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, रीजेंट उसे मारने नहीं वाले। रीजेंट गुरु को अपने साथ लेकर गए हैं ताकि वो उसे लोगों के हालात बता सके कि हम इंसान किस हालत में हैं। सोफी सास उससे कहता है, तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? साटो पीछे की तरफ घूम जाता है और उसे कहता है, तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं और तुम्हारे पापा बिल्कुल सेफ है, इसलिए वापस जाकर आराम करो। और साथ ही वो उसे कहता है, लेकिन अगर फिर भी तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो तो तुम कोशिश करके देख सकते हो कौन किसके टुकड़े करता है। नेक्स्ट सीन वेस्टर्न कैंपस रेजिडेंस का होता है, जहाँ पर जियांग के लिए सोफी सास ने कमरा बुक किया होता है। जियांग कहता है, ये तो बहुत ही फैंसी है। वो जैसे ही चाबी लगाकर अंदर दाखिल होता है, सामने इजाबेला खड़ी होती है। वो अपने कपड़े तकरीबन पहन ही चुकी होती है, बस ऊपर से स्ट्रिप्स ऊपर कर रही होती है। जियांग ये देखकर शर्माना शुरू कर देता है और साथ ही अपनी आंखों के सामने हाथ रख लेता है और चिल्लाकर उससे कहता है, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? थोड़ी देर के बाद वो उससे कहता है, तुमने अभी तक मुझे मारा क्यों नहीं? इजाबेला उसे कहती है, तुम पहले से मेरी पूरी बॉडी देख चुके हो, इसलिए इसके लिए तुम्हें क्या मारना? जियांग सोचता है, मुझे लगता है ये सब कुछ सोल्जर ने किया है, उसी ने हम दोनों को एक ही रूम में रखा है। इजाबेला उसे कहती है, मुझे नहीं पता कि इन इंसानों का मकसद क्या है, लेकिन ये हम दोनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। वहीं टेबल पर गोल्ड कॉइन्स की एक थैली पड़ी होती है। क्वीन जियांग से कहती है, हमारे लिए उन्होंने सब कुछ पहले से इंतजाम किया हुआ है। जियांग उस थैली में से एक गोल्ड कॉइन उठाता है और कहता है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर इस गोल्ड कॉइन से मुझे कितना कुछ मिल सकता है, मुझे लगता है शायद इससे कुछ खाना मिल जाए। जियांग क्वीन से कहता है, अब जबकि हम सेंट्रल एरिया से बहुत दूर हैं, तो क्यों ना हम लोग यहाँ से भाग जाएं। क्वीन उसे कहती है, पागलों जैसी बातें मत करो। अकेडमी को अपने स्टूडेंट्स का पता होता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं और कहाँ जाते हैं, और इसके अलावा इस पूरे रेजिडेंस के इर्द गिर्द एक बैरियर है, तुम इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। वो बैरियर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ना तो कोई बाहर जा सकता है और ना ही कोई अंदर आ सकता है, यहाँ तक कि कोई टीचर भी उस बैरियर को नहीं तोड़ सकता। जियांग उसे कहता है, तो फिर हमारा प्लान क्या होगा? क्वीन उसे कहती है, मेरे पास जरा सी भी पावर नहीं, जैसे मेरी पावर्स वापस आएंगी तब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, तब के लिए मैं यहीं पर रुकूंगी, और वैसे भी मैं डीमन क्लैन में
वापस नहीं जा सकती, क्योंकि डीमन क्लैन में ये रूल है कि जिसके पास ज्यादा पावर होगी उसे ही डीमन लोग अपना लीडर मानेंगे, और मेरे पास तो जरा सी भी पावर नहीं, मुझे वो कभी भी अपनी क्वीन दोबारा नहीं मानेंगे। जियांग उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास मैं हूँ, तुम जरा भी फिक्र ना करो, देखना एक दिन मैं तुम्हारी पावर तुम्हें वापस दिलवा दूंगा और तुम्हें तुम्हारे ट्राइब में वापस ले जाऊंगा और तुम दोबारा से डीमन ट्राइब की क्वीन बन जाओगी। क्वीन उसे कहती है अब ऐसा क्या हो गया, या तुम्हारे हाथ में कोई जादू की छड़ी लग गई है। जियांग अपने पास से टीचर का दिया हुआ पेन निकालता है और उसे कहता है मैंने अपनी क्लास ढूंढ ली है, मेरे हाथ में बहुत ही पावरफुल वेपन है, अगर मैंने इसको मुकम्मल तौर पर मास्टर कर लिया तो मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। क्वीन उसे कहती है चलो ये तो अच्छी बात है। जियांग उससे पूछता है तुमने कौन सी क्लास ज्वाइन की, तलवारबाजी की या मैजिक की? क्वीन उसे कहती है नहीं, मैंने दोनों ही क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं। मैंने दोनों टीचर से कहा था कि मैंने दोनों क्लासेस में स्टडी करनी है, तो वो दोनों ही मान गई। उसी वक्त जियांग आगे बढ़ता है और बेड पर लेट जाता है और उसे कहता है इसका मतलब तुम एक जादूगरनी भी हो और एक तलवारबाज भी हो। क्वीन उसे कहती है हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन साथ ही वो जियांग से कहती है लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हो? जियांग उसे कहता है मैं तो बस ड्रामा कर रहा हूँ, क्योंकि हम दोनों शादीशुदा हैं, किसी को ऐसा न लगे कि हम दोनों एक बिस्तर पर नहीं सोते। क्वीन को उसकी बात सुनकर गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे पीटती नहीं, वो शर्माते हुए दूसरी तरफ चेहरा घुमा लेती है और फिर जियांग से कहती है ये सारी तुम्हारी गलती है, उन सब के सामने तुम मुझे बार बार अपनी बीवी क्यों कहते हो? जबकि जियांग ये सोच रहा होता है ये मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं कर रही, ऐसी बात करने पर तो इसे मुझ पर गुस्सा करना चाहिए था। जियांग क्वीन से कहता है मैं सिर्फ उनके सामने इसीलिए ये बात करता हूँ ताकि ठरकी लड़कों को तुमसे दूर रखा जा सके, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, इसलिए बहुत सारे लड़के तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। क्वीन उसे कहती है तो इसके लिए तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जियांग उसे कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम दोनों शादीशुदा हैं, मैं ऐसा कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। साथ ही क्वीन अपनी तलवार उठाती है और जियांग के सामने करते हुए उसे कहती है जल्दी से बेड से नीचे उतरो। जियांग बेड से नीचे उतर आता है और नीचे ही सो जाता है। रात को वो फिर से उठ जाता है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही होती। उसने अपना पेन हाथ में पकड़ा होता है और कहता है तो इस पेन की मदद से मैं सब कुछ बना सकता हूँ, चाहे कुछ भी, लेकिन मुझे इसको ट्राई करना होगा, मुझे नहीं पता कि इससे मैं क्या क्या बना सकता हूँ। फिर वो उसी वक्त उठता है और उस पेन से एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। सुबह के वक्त जैसे ही क्वीन उठती है तो सामने उसके बिस्तर पर एक लड़की बैठी होती है। क्वीन जल्दी से अपनी तलवार उठाती है और उसकी तरफ करते हुए उसे कहती है तुम कौन हो और तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रही हो? लेकिन वो लड़की उसे कोई जवाब नहीं देती। क्वीन जब दूसरी तरफ घूमकर उसे देखती है तो वो सिर्फ एक मिट्टी का पुतला होता है। क्वीन उसे देखकर कहती है ये तो मेरा पुतला है, लेकिन ये आया कहाँ से होगा? उसी वक्त वो दूसरी तरफ देखती है तो कमरे में ऐसे बहुत सारे स्टैचूज पड़े होते हैं। वो उनके पास जाती है और कहती है ये लाजमी तौर पर उसी इंसानी कचरे की हिमाकत होगी। वो करीब जाकर उन्हें देखती है और कहती है आखिर ये स्टैचू है किस चीज के? वहाँ पर सामने एक गन का स्टैचू होता है। क्वीन कहती है मैं रात को बहुत ज्यादा थक गई थी, इसीलिए उसके इतने ज्यादा शोर करने के बावजूद भी मुझे नींद से आंख नहीं खुली। फिर वो कमरे से बाहर निकल जाती है। वो सीढ़ियां उतरकर नीचे जा रही होती है तो बाहर से शोर की आवाज आ रही होती है। बच्चे कह रहे होते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। क्वीन जैसे ही बाहर जाती है तो बाहर दरवाजे के सामने एक रेसिंग कार खड़ी होती है, लेकिन वो भी पत्थर का स्टैचू होती है। क्वीन उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है ये तो बहुत ही अजीब चीज है। उसी वक्त बच्चे कहते हैं दूसरी तरफ देखो, यहाँ पर एक और अजीब चीज है। दूसरी तरफ एक बड़ा सा रोबोट होता है। सारे बच्चे उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं आखिर इसको यहाँ पर रखा किसने है, ये तो बहुत बड़ा स्टैचू है। क्वीन ये देखकर कहती है इस इडियट को वापस आने दो, मैं इसे जरूर इस बात के लिए सजा दूंगी। जियांग जो कि पहले स्कूल के लिए निकल चुका होता है। मास्टर मार्टिन कहते हैं अभी तक जियांग आया क्यों नहीं, हमारी क्लास शुरू होने वाली है। चश्मे वाला लड़का आता है और टीचर से कहता है अगर आप चाहें तो मैं उसे बुलाकर ला सकता हूँ। मार्टिन उनसे कहते हैं नहीं, कोई जरूरत नहीं, हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं, वो आ जाएगा। उसी वक्त जियांग दूर से चिल्लाता हुआ आ रहा होता है। वो एक साइकिल पर बैठा होता है और टीचर से कहता है मुझे माफ कर दे, मैं लेट हो गया। टीचर, मार्टिन और वो बच्चे उस साइकिल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं और कहती हैं ये क्या चीज है। चश्मे वाला लड़का जियांग से कहता है कहीं ये कोई अमीर बच्चों का नया खिलौना तो नहीं। जियांग सोच रहा होता है अब मैं इसको इन सब के सामने कैसे एक्सप्लेन करूं। जियांग उनसे कहता है ये मेरी न्यू इन्वेंशन है, इसको बाइसिकल कहते हैं या फिर तुम लोग इसे पैडल बाइक भी कह सकते हो। और यहीं पर हमारी 9th एपिसोड का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। 9th एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग एक साइकिल बनाता है जो कि उसने मैजिकल पेन की मदद से बनाई होती है। टीचर और सारे बच्चे उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। टीचर मार्टिन आगे बढ़ते हैं और उस साइकिल को देखकर कहते हैं मैंने तो अभी तक सिर्फ घोड़ों की सवारी की है या फिर ड्वार्फ्स के स्टीम इंजन की सवारी की हुई है,
लेकिन इस तरह का इंसानों का कोई वाहन मैंने कभी नहीं देखा। वो सारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं और जियांग से स्पार्कल करते हुए कहते हैं, क्या हम इसे ट्राई कर सकते हैं, हमें भी इसे चलाने दो। जियांग हंसते हुए उनसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम लोग इसे ट्राई कर सकते हो। लेकिन उसी वक्त वो दूसरी तरफ देखती हैं तो टीचर मार्टिन पहले उस साइकिल पर बैठ जाते हैं। उन सारे बच्चों का मुंह बन जाता है। टीचर मार्टिन हंसते हुए उनसे कहते हैं, मुझे माफ कर देना, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए अब मैं पहले इसे चेक करूंगा। चश्मे वाला लड़का उनसे कहता है, कोई बात नहीं, हम लोग बाद में ट्राई कर लेंगे। टीचर जियांग से कहते हैं, आखिर तुम इसको चलाते कैसे हो। जियांग आगे बढ़ता है और टीचर को बाजू से पकड़ते हुए कहता है, मैं आपको पकड़ कर रखता हूँ ताकि आप बैलेंस कर सके। जियांग टीचर मार्टिन से कहता है, अपने दोनों पाँव दोनों तरफ के पैडल्स पर रखो ताकि तुम इसे आगे की तरफ चला सको। टीचर बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं। जियांग उन्हें थोड़ा सा आगे की तरफ करता है और कहता है, अपने पाँव से पहले एक तरफ के पैडल को चलाओ, फिर दूसरे तरफ के पैडल को, इससे ये साइकिल आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। टीचर उसे कहते हैं, मैं अभी गिरने लगा हूँ। जियांग उनसे कहते हैं, आप नहीं गिरेंगे, मैंने आपको पकड़ा हुआ है। टीचर मार्टिन जियांग से कहती हैं, तुम तो बहुत बड़े जीनियस हो, इसे चलाना तो बहुत मुश्किल काम है। जियांग उनसे कहता है, नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं, हमारे यहाँ तो बच्चे भी इसे चलाते हैं। आपको बस पैडल्स को ज्यादा जोर से चलाना है ताकि आप ज्यादा तेज चल सके। एक बार आपकी स्पीड बढ़ गई तो उसके बाद आपको ज्यादा बैलेंस नहीं रखना पड़ेगा। और साथ ही जियांग टीचर मार्टिन को धक्का दे देता है। टीचर मार्टिन उसे कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया। जियांग उनसे कहता है, एक दो बार गिरने के बाद ही आप सीखेंगे। टीचर मार्टिन खुद से चलाना शुरू कर देते हैं और कहती हैं, ये तो काफी आसान है, मैं इसे चला रहा हूँ। टीचर काफी आगे तक चले जाते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं और चिल्लाकर जियांग से कहते हैं, मैं तो इसे काफी अच्छे से सीख गया हूँ। जियांग कहता है, मुझे अपने टीचर पर बहुत ज्यादा फख्र है, उन्हें तो साइकिल चलाना आ भी गया। वो सारे बच्चे जियांग से कहते हैं, तुम्हारी इन्वेंशन तो बहुत ज्यादा अच्छी है, इससे इंसानों का बहुत ज्यादा फायदा होगा और हमेशा के लिए तुम्हारा नाम रिकॉर्ड में रखा जाएगा। जियांग शर्माते हुए सोच रहा होता है, ये लोग साइकिल देखकर इतना ज्यादा एक्साइटेड है, अगर मैंने कंबशन इंजन बना दिया तो ये लोग तो मुझे गॉडफादर मानेंगे। उसी वक्त दूर से टीचर मार्टिन चिल्लाकर उसे कहते हैं, जियांग इस चीज को रोकते कैसे हैं। जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, मैं तो इसमें ब्रेक लगाना भूल ही गया। उसी वक्त टीचर सामने एक दरख्त से जाकर टकरा जाते हैं। टीचर उन बच्चों से कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस इसे ट्राई करना चाहता था। वो बच्चे गुस्से के साथ उन्हें देख रहे होते हैं और कहते हैं, ये सारी टीचर मार्टिन की गलती है, क्योंकि जियांग की साइकिल टुकड़े टुकड़े हो चुकी होती है। सारे बच्चे वहीं साइकिल के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं और कहते हैं, अभी मुझे भी इसे ट्राई करना था। दूसरा कहता है कि मुझे इसे ऑब्जर्व करना था। जियांग उनसे कहता है कि तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम लोगों के लिए एक और बना दूंगा, अगली बार इससे ज्यादा बेहतर बनाऊंगा। वो सारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। टीचर मार्टिन भी खुश होकर उसे कहते हैं, तो फिर तुम इंतजार किस चीज का कर रही हो, जल्दी से एक और साइकिल बनाओ। जियांग उनसे कहता है, मैं और नहीं बना सकता, क्योंकि मैंने अपने पेन पर लगे हुए क्रिस्टल को इस्तेमाल कर लिया है, वो सारा क्रिस्टल खत्म हो गया। ये सुनते ही वो बच्चे और टीचर मार्टिन चिल्लाना शुरू कर देते हैं। टीचर मार्टिन उसे कहते हैं, क्या तुमने सारा पत्थर एक ही नाइट में खत्म कर दिया। चश्मे वाला लड़का उसे कहता है, तुम्हारे पेन पर जो छोटा पत्थर लगा हुआ था, हम लोग उससे एक पूरा घर बना सकते थे। जियांग उनसे कहता है, कल रात को मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, इसलिए मैं अपने पेन के साथ बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, मैंने बहुत सारी चीजें बनाई। साथ ही जियांग रात का सीन दिखाता है कि वो क्या क्या बना रहा था। जियांग कहता है कि मैं इस पेन से एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मुझे इस पेन से बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। जियांग कहता है कि सबसे पहले मैंने फोन बनाने की कोशिश की, मैंने जैसे ही उसकी शेप ड्रॉ की तो एक फोन बन गया, लेकिन वो सिर्फ पत्थर का था, उसके अंदर के मटेरियल्स के बारे में मुझे नहीं पता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज के मैकेनिज्म के बारे में मुझे नहीं पता, मैं उस चीज को ड्रॉ नहीं कर सकता, इसलिए मैं एक फोन नहीं बना सका। और उसके बाद मैंने एक फ्रिज बनाया और फिर साथ ही एक टीवी भी बनाया, लेकिन मुझे उनके मैकेनिज्म के बारे में भी नहीं पता था, इसलिए वो भी काम नहीं किए। टीचर मार्टिन उसे कहते हैं, अच्छा तो तुमने अपना सारा क्रिस्टल एक्सपेरिमेंटिंग में जाया कर दिया। जियांग हंसते हुए उनसे कहता है, हाँ जी ऐसी बात है। चश्मे वाला लड़का जियांग से कहता है, आखिर तुमने कौन सी अच्छी चीजें बनाई, मुझे भी बताओ। जियांग उससे कहता है, कोई बात नहीं, वो सारी फ्लॉप्स हैं, इसलिए मैं उन्हें तुम्हें नहीं दिखा सकता। फिर टीचर उन्हें अपनी क्लास में ले जाते हैं। वहीं क्लास में एक गोल्डन बारूं वाले लड़के की पिक्चर लगी होती है। टीचर अपने बॉक्स में से एक छोटा सा क्रिस्टल निकालते हैं और उसे जियांग के पेन पर लगा देते हैं और उनसे कहते हैं, हमारे पास सारे स्टोन्स खत्म हो चुके हैं। और जियांग से कहते हैं, तुम्हें इसको ध्यान से इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि मेरे पास अब और स्टोन्स नहीं बचे। मार्टिन उन बच्चों से कहते हैं, मैंने तुम सब लोगों को ड्राइंग करने का इसलिए कहा ताकि तुम लोग ड्राइंग में अच्छे हो जाओ, लेकिन आज मैं तुम्हें स्टोन्स के बारे में बताऊंगा कि कितनी किस्म के स्टोन्स होते हैं। फिर वो सारे बच्चे बैठ जाते हैं और जियांग से कहते हैं, तुम भी बैठ जाओ, टीचर अपना लेक्चर शुरू करने वाले हैं। टीचर के पास एक बॉक्स होता है जो कि ब्रीफ केस की तरह का होता है। वो उसे ओपन करते हैं तो उसके अंदर 4 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर में पेन होते हैं, उसके नीचे वाली लेयर में क्रिस्टल्स होते हैं। मार्टिन बच्चों से कहते हैं, क्या तुम लोगों को इस बारे में पता है कि हम लोग इन क्रिस्टल्स को पेन पर क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसके अलावा हम इनको डायरेक्ट हथियारों में क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते? चश्मे वाला लड़का टीचर से कहता है, क्योंकि इनकी पावर बहुत ज्यादा है, इसलिए अगर हम इनको डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिससे इस्तेमाल करने वाले को भी नुकसान पहुंचेगा। टीचर उसे कहते हैं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
टीचर उन्हें स्टोरी बताते हैं कि मैं कैसे ड्वार्फ्स कबीले में गया। वो कहते हैं कि मैं ड्वार्फ्स के ट्राइब में गया था बेहतर हथियार बनाना सीखने के लिए। उन्होंने इन स्टोन्स को अपने हथौड़ों में लगा रखा था जिससे वो अपने वेपन्स बनाते थे। उस हथौड़े के साथ वो जो भी चीज बनाते थे वो बहुत ही शानदार हुआ करती थी, लेकिन उस हथौड़े की वजह से हथियार बनाने वाले की बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचता था। ये देखकर मैंने इन स्टोन्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का सोचा। बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद मैंने इन क्रिस्टल्स की पावर को कंट्रोल करने का एक बेहतरीन तरीका ढूंढ लिया, जो कि चीजों को बनाना था, वो भी अपनी ड्राइंग्स की मदद से। जियांग टीचर मार्टिन से पूछता है, लेकिन ये गोल्ड अलॉय क्रिस्टल्स आते कहाँ से हैं? टीचर मार्टिन उनसे कहते हैं, वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ एक माइन है जहाँ से ये सारे क्रिस्टल्स निकलते हैं। साथ ही चश्मे वाला लड़का टीचर से कहता है, मैंने सुना है कि उस केव के अंदर गोल्डन ड्रैगन रहता है और गोल्डन ड्रैगन बाकी सारे ड्रैगन से बहुत ज्यादा खतरनाक है। जियांग सोचता है, अगर हम उस ड्रैगन को मार दें तो क्या हमें बहुत सारे क्रिस्टल्स मिल जाएंगे? टीचर मार्टिन सारे बच्चों से कहते हैं, इसीलिए हमारे किंग ने पर्पल ड्रैगन टीम को उस केव पर भेजा है ताकि वो क्रिस्टल्स निकालते रहें और हमें देते रहें। लेकिन वो हमें क्रिस्टल्स फ्री में नहीं देते, वो वहाँ से क्रिस्टल निकालते हैं और उन्हें बेचते हैं ताकि आर्मी के लिए राशन खरीदा जा सके। साथ ही टीचर एक छोटे से क्रिस्टल को उठाते हैं जैसा कि जियांग के पेन पर लगा हुआ है। टीचर उनसे कहते हैं, इस छोटे क्रिस्टल की कीमत 10 गोल्डन कॉइन्स है। 10 गोल्ड कॉइन्स का सुनते ही सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं और चिल्लाकर टीचर से कहते हैं, ये तो बहुत ज्यादा कीमती है। इसका मतलब हम हर दिन अपने पास 10 गोल्ड कॉइन्स लेकर घूमते रहते हैं। चश्मे वाले लड़के का नाम मोडो होता है। जियांग मोडो से कहता है, हम एक गोल्ड कॉइन से क्या कुछ खरीद सकते हैं? मोडो से कहता है, हम एक गोल्ड कॉइन से 10 सिल्वर कॉइन्स खरीद सकते हैं। जियांग उसे कहता है, हाँ तुम तो बहुत बड़े जीनियस हो। फिर जियांग मोडो से कहता है, लेकिन हम एक गोल्ड कॉइन से कितना ज्यादा खाना खरीद सकते हैं, या फिर एक गोल्ड कॉइन से कितने ज्यादा लोगों को खाना खिलाया जा सकता है? मोडो जियांग से कहता है, तुम एक गोल्ड कॉइन से 50 बैग खरीद सकते हो राशन के, लेकिन राशन का एक बैग एक बड़े आदमी के लिए पूरे महीने के लिए काफी है। जियांग हिसाब लगाता है और कहता है, अगर एक गोल्ड कॉइन से 50 लोग पूरे महीने के लिए खाना खा सकते हैं तो इसका मतलब 10 गोल्ड कॉइन से 500 लोग पूरे महीने के लिए खाना खा सकते हैं। साथ ही मोडो भी उसे कह देता है, तुमने एक ही रात में अपना पूरा क्रिस्टल जाया कर दिया जो कि 500 लोगों को खाना खिलाने के लिए काफी था। टीचर मार्टिन उनसे कहते हैं, तुम्हारे पास जो क्रिस्टल्स हैं ये सबसे सस्ते वाले क्रिस्टल्स हैं और इनकी पावर्स भी बहुत ज्यादा कम हैं। फिर वो अपने पास से 2 और क्रिस्टल उनको दिखाते हैं और कहते हैं, ये मीडियम लेवल के क्रिस्टल्स हैं, इनकी कीमत 50 कॉइन्स है क्योंकि इनकी मैजिकल पावर ज्यादा है और इन क्रिस्टल्स के साथ तुम ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हो, इसलिए इनकी कीमत भी ज्यादा है। और इसके अलावा इनके कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस भी हैं, लेकिन हमें उन एक्स्ट्रा फंक्शंस की जरूरत नहीं। फिर टीचर उन्हें अपने पास से 3 हाई क्वालिटी के क्रिस्टल्स दिखाते हैं। बच्चे टीचर से कहते हैं, ये तो उससे भी ज्यादा महंगे होंगे क्योंकि मीडियम क्वालिटी वाले 50 कॉइन्स के मिलते हैं, तो इसका मतलब ये उनसे ज्यादा महंगे होंगे। टीचर उनसे कहते हैं, ये हाई क्वालिटी के क्रिस्टल्स बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए ये वाकई में बाकियों से महंगे हैं। सबसे पहले वो उन्हें एक्वा कलर के क्रिस्टल के बारे में बताते हैं। इसे एक्वा अलॉय क्रिस्टल कहा जाता है और ये 100 गोल्ड कॉइन्स का है। बच्चे ये सुनते ही बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। टीचर उनसे कहते हैं, इस क्रिस्टल के पास मैजिकल पावर्स हैं जिससे पानी और लकड़ी को कंट्रोल किया जा सकता है। हम लोग इसे कैपिटल में लकड़ी को रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर वो उन्हें पर्पल स्टोन के बारे में बताते हैं और कहते हैं, इसे बोल्ट स्टोन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। इसे हम बहुत सारी चीजों को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजों को कैलिब्रेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और इसकी कीमत 300 गोल्ड कॉइन्स है। फिर लास्ट पे वो तीसरे स्टोन के बारे में बताते हैं जो कि फायर स्टोन होता है। इस क्रिस्टल की मदद से हम फायर मैजिक कर सकते हैं और ये सबसे महंगा है, इसकी कीमत 500 गोल्ड कॉइन है। बच्चे चिल्लाना शुरू कर देते हैं और टीचर से कहते हैं, हमने कभी इतना सारा पैसा एक ही जगह पर नहीं देखा। क्या हमारे टीचर मार्टिन बहुत ज्यादा अमीर हैं? टीचर उनसे कहते हैं, शांत हो जाओ, ऐसी मैजिकल आइटम्स को हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, ये तो कब से मेरे पास पड़ी हुई हैं, ये स्कूल की तरफ से हमें दी गई हैं। आमतौर पर ऐसे महंगे क्रिस्टल सिर्फ अमीर मैजिशियंस ही इस्तेमाल करते हैं। मैजिक क्लास वाले बच्चे इन्हें तब इस्तेमाल करते हैं जब उनका अपना मैजिक खत्म हो जाता है, तो वो इसको बूस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इन तीनों स्टोन्स की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। और लास्ट में टीचर उन बच्चों से कहते हैं, अब एक आखिरी क्रिस्टल बचा है जो कि मेरे पेन पर लगा हुआ है। ये पेल मून क्रिस्टल है और ये सबसे ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये आसानी से नहीं मिलते। पूरे इंसानी कैपिटल में सिर्फ मैं ही एक वाहिद शख्स हूँ जिसके पास ये पेल मून क्रिस्टल है। ये सुनते ही बच्चे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और टीचर से कहते हैं, इस क्रिस्टल की कीमत तो 10,000 गोल्ड कॉइन्स होगी। जबकि जियांग सोच रहा होता है, ये सबसे ज्यादा स्पेशल क्रिस्टल है, इसकी मदद से मुझे किसी इनपुट मटेरियल की भी जरूरत नहीं, इसकी मदद से तो मैं बहुत कुछ बना सकता हूँ। अगर मेरे हाथ में ऐसा कोई स्टोन लग जाए मैं तो इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा। साथ ही वो अपनी इमेजिनेशन में एक सीन दिखाता है जहाँ पर क्वीन उसे अंगूर खिला रही होती है जबकि बूरी उसके पाँव के नीचे होता है। और यहीं पर हमारी 10वीं एपिसोड का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।